आज की क्लास बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। सो विल बी स्टार्टिंग विद आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉज। एंड अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो सीए इंटर लेवल पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए गए हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है इंडेमनिटी एंड गारंटी, दूसरा आ जाता है बेलमेंट एंड प्लेज, एंड लास्टली आपका आ जाता है एजेंसी। तो ये तीन टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सिलेबस में कवर्ड है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो आ जाते हैं बच्चों फटाफट से इंडेमनिटी गारंटी पर, और वही पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं कि हम अपनी कॉम्पैक्ट बुक का इस्तेमाल करेंगे। साइड बाय साइड मैंने आपको 100 EFQs की एक लिस्ट दी हुई है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आ रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी की अगर हम बात करें तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का लॉस को कवर करने की बात करता है। दैट इज वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर टू सेव या टू मेक गुड दी लॉस ऑफ दी अनदर पार्टी, कि जी आपको जो भी नुकसान होगा उसके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो इंडेमनिटी देता है उसे हम इंडेमनीफायर बोलते हैं, जिसको इंडेमनिटी दी जाती है उसे हम इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आपने कार इंश्योरेंस लिया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो यहीं से इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी निकल करके आ जाते हैं। ये जी सबसे पहली बात तो एक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल यहां भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट्स आपको एक मेन कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए होती है कि वहां पर फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑलमोस्ट वही सारी बातें आपकी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में भी आएंगी। यहां पर एक लॉस का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक लॉस नहीं होगा तब तक नुकसान की भरपाई नहीं होगी। अगली बात, यहां पर इंडेमनिटी होती है प्रोमिसर के द्वारा, और रीजन फॉर लॉस दैट इज सामने वाली पार्टी इंडेमनिटी होल्डर का नुकसान किसकी वजह से हो सकता है, प्रोमिसर के कंडक्ट की वजह से या किसी और पर्सन के कंडक्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल आप कंपनी में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मांगने जाते हो तो कंपनी कई बार आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड मांग लेती है कि जी कल को पता चला आप घपला कर रहे हो, हमारी अगर कोई नुकसान होगा तो आप हमारे नुकसान की भरपाई करोगे। तो वहां प्रोमिसर की कंडक्ट की वजह से कंपनी का नुकसान हो सकता है, तो उस केस में इंडेमनिटी हेल्ड की जाएगी। या बच्चों आपने कार इंश्योरेंस कराया, सामने वाली पार्टी ने आपकी कार ठोक दी, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करेगी। दैट इज द लॉस बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। अगली बात बच्चों यहां पर आ जाती है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट करने के तरीके क्या होते हैं। एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों आज आपके पास पार्टली पेड अप शेयर था, आपने वो शेयर मुझे बेच दिया, तो अगर मैं अभी फॉर द टाइम इन शेयर्स को अपने नाम में ट्रांसफर नहीं करवा रहा और मीनवाइल कंपनी ने आपसे कोई कॉल मनी मंगा ली, तो आप पे तो कर दोगे, बट क्या ये इंप्लाइड है कि वो कॉल मनी मैं आपको रिंबर्स करूंगा? द आंसर इज यस, बिकॉज आप मुझे वो पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर कर चुके हो। और बच्चों इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट एक पॉइंट आ जाता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो जो इंडेमनिटी होल्डर होता है बच्चों उसको 3 अधिकार मिलते हैं, जिसके लिए एक निमोनिक आ जाता है आपका DSC। सबसे पहली बात आती है जी डैमेजेस की। तो यहां पर बच्चों हम क्लासेस में एक एग्जांपल लेते थे। फॉर एग्जांपल यहां पर SR के हैं, शाहरुख खान है, उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ एक फिल्म करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। यहां पर करण जौहर आए और उन्होंने शाहरुख खान से क्या कहा कि जी आप भंसाली जी की फिल्म छोड़ दीजिए, कल को अगर भंसाली जी ने आप पर कोई केस फाइल किया मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा। तो करण जौहर ने यहां पर शाहरुख खान को इंडेमनीफाई कर दिया, और शाहरुख खान ने सपोज भंसाली जी की फिल्म छोड़ दी, और कल को जैसे ही भंसाली जी ने शाहरुख खान पर केस फाइल किया, तो उस केस में जो भी डैमेजेस शाहरुख खान भंसाली जी को पे करेंगे, करण जौहर विल रीइंबर्स दैट। दैट इज इंडेमनिटी होल्डर को बच्चों पहला अधिकार तो मिलता है डैमेजेस का। दूसरे 2 अधिकार मिलते हैं बच्चों, सपोज आज शाहरुख खान पर भंसाली जी ने केस फाइल कर दिया और शाहरुख खान ने करण जौहर से पूछा बताइए जी क्या करूं, केस लड़ूं या ना लड़ूं? करण जौहर ने कहा शाहरुख खान आप एक काम करिए, क्यों केस लड़ना है, आप भंसाली जी को आउट ऑफ कोर्ट 1 करोड़ रुपए की सेटलमेंट पेमेंट कर दो। या करण जौहर ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो केस ही लड़िए, दैट इज आपको केस लड़ना चाहिए, करण जौहर ने स्पेसिफिकली बोला। तो बच्चों उस केस में जो कॉस्ट ऑफ सूट होगा, केस लड़ने का जो भी खर्चा होगा, वो भी शाहरुख खान को रिइंबर्स किया जाएगा। तो अगर करण जौहर के कहने पर शाहरुख खान ने कोई सेटलमेंट पेमेंट करी है, कॉम्प्रोमाइज पेमेंट करी है, उसका रिइंबर्समेंट भी आपको मिल जाएगा। या अगर आपने उनके कहने पर केस लड़ा, तो जो आपका केस लड़ने का खर्चा है वो भी आपको रिइंबर्स किया जाएगा। दैट इज आपको कॉम्प्रोमाइज या सूट का खर्चा कब मिलेगा, जब या तो करण जौहर ने स्पेसिफिकली आपको बोला हो, या अगर आप बाई चांस करण जौहर से कम्युनिकेट करने की सिचुएशन में नहीं है, तो अगर आपने एज अ प्रूडेंट मैन एक्ट किया, दैट इज आपको लग रहा था कि आप केस हार जाओगे और आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या आपको लग रहा था आप केस जीत जाओगे और आपने केस लड़ा, तो उस केस में भी आपकी कॉम्प्रोमाइज की पेमेंट या फिर आपका कॉस्ट ऑफ सूट आपको रिइंबर्स किया जाता है। तो इंडेमनिटी होल्डर को ये 3 अधिकार दिए जाते हैं। तो ये बच्चों हमारा बस आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वेरी वेरी इजी, ये 3 ही टॉपिक इंडेमनिटी में आते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों गारंटी का। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, यहां पर होती है 3 पार्टीज, दैट इज फॉर एग्जांपल यहां पर बच्चों मैं हूं, आज मुझे एक बैंक से लोन चाहिए था। फॉर एग्जांपल मेरे को ICICI बैंक से लोन चाहिए और मैं बैंक से लोन लेने गया और बैंक कह रहे जी हम आपको ऐसे लोन नहीं दे सकते, कोई सिक्योरिटी दो। मैंने कहा बैंक कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। तो बैंक ने कहा आप एक काम करो, आपके एक स्टूडेंट है लेट्स से नकुल, एंड नकुल के पास बहुत सारा पैसा है, अगर आप नकुल से हमें गारंटी दिलवा दोगे तो हम आपको ये लोन दे देंगे। मैंने कहा जी गारंटी का मतलब क्या है, कि बैंक कह रहे जी गारंटी का मतलब यही होगा कि हर्ष सर अगर फ्यूचर में आपने हमारा लोन नहीं चुकाया तो नकुल ये पैसा रीपे करने के लिए लायबल हो जाएगा। तो अगर नकुल मेरे बिहाफ पर ये गारंटी देता है तो यहां पर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ जाता है। और ध्यान रखना बच्चों, यहां पर 3 पार्टीज होती है, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है उसे हम प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं, जिसको गारंटी दी जा रही है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, और जो गारंटी दे रहा है उसे हम श्योरिटी बोलते हैं। और यहां पर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहला बच्चों यहां पर एक प्रिंसिपल
कॉन्ट्रैक्ट आता है जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में हुआ, दैट इज वो लोन का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर। और बच्चों यहां पर एक तीसरा होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कल को मैंने बैंक का पैसा नहीं चुकाया तो क्या बैंक नकुल से पैसा रिकवर कर लेगा? यस। तो क्या बाद में नकुल मुझसे ये पैसा रीइंबर्स कर सकता है? द आंसर इज यस। दैट इज बच्चों यहां पर एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी होता है कि कल को अगर नकुल मेरे बिहाफ पर जो गारंटी दी है उसकी पेमेंट कर रहा है तो नकुल ये पैसा मेरे से रिकवर कर सकता है। दिस इज इंप्लाइड। तो यहां पर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पिक्चर में आ जाते हैं और यहीं से बच्चों आपके तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स भी आए कि जी पहला आ रहा है आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहीं से बच्चों हमारे एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी निकल कर आए कि एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स यहां भी प्रेजेंट होने चाहिए, बस इसकी एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है और आप किसी माइनर के लिए गारंटी दे रहे हो तब भी वो हो जाती है वैलिड। तो एक माइनर के लिए गारंटी प्रोवाइड करना इट्स वैलिड, पर ध्यान रखना बच्चों अगर श्योरिटी माइनर हुआ फिर वो वैलिड नहीं होगा, पर अगर आप किसी माइनर के लिए गारंटी दे रहे हो चलेगा। तो इवन इफ प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये आई बच्चों पहली एक्सेप्शन। यहां पर बच्चों दूसरी बात क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी एनफोर्सिबल बाय लॉ। दैट इज आप जिस चीज के लिए या जिस लायबिलिटी के लिए अपनी गारंटी दे रहे हो वो लायबिलिटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन तो लिया था पर वो लोन आ चुका है आज टाइम बार्ड, बैंक ने मेरे से 3 सालों तक पैसा ही नहीं मांगा, तो क्या टाइम बार्ड डेट के लिए अगर कोई गारंटी दी जा रही है क्या वो वैलिड होगी? नहीं, बिकॉज वो जो डेट है ना वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है ही नहीं। तीसरा आता है बच्चों यहां पर ध्यान रखना कंसिडरेशन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों कंसिडरेशन क्या है? तो अगर नकुल ने मेरे लिए गारंटी दी तो नकुल के लिए यहां पर कंसिडरेशन क्या होगी? तो जनरली बच्चों गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स में ना आप गारंटी कमीशन चार्ज कर सकते हो, मतलब अगर नकुल मेरे लिए गारंटी दे रहा है तो नकुल मुझसे उसकी कुछ कमीशन चार्ज कर सकता है, जनरली वो कंसिडरेशन होती है। पर सर क्या वो कमीशन चार्ज होना मैंडेटरी होता है? द आंसर इज नो। लॉ क्या कहता है? आज मुझे लोन मिल गया वही नकुल के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। दैट इज नकुल के लिए कंसिडरेशन क्या है? जो भी चीज प्रिंसिपल डेटर के फायदे में हुई दैट विल बिकम ऑटोमेटिकली अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। तो यहां पर नकुल के लिए कंसिडरेशन है संतुष्टि कि मेरे हर्ष सर को यहां पर लोन मिल गया तो नकुल इज हैप्पी विद दैट, उसके लिए ये कंसिडरेशन हो जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। मतलब बच्चों ध्यान रखना, आज अगर मुझे बैंक से एक नया लोन चाहिए था, दैट इज सपोज यहां पर मैं हूं और मुझे बैंक से एक नया लोन चाहिए, मैं बैंक से ये लोन मांगने गया जिसके लिए नकुल ने गारंटी दी, तो क्या ये गारंटी वैलिड होगी? द आंसर इज यस, क्योंकि मुझे यहां पर लोन मिल रहा है। दूसरा केस बच्चों यहां पर आता है, सपोज मैंने बैंक से पहले किसी टाइम पर लोन लिया हुआ था और आज उस लोन को चुकाने की बात आ चुकी और मैंने उस लोन का कर दिया डिफॉल्ट और बैंक वाला मेरे पर केस फाइल करने जा ही रहा है। जैसे ही नकुल को यह बात पता चली, नकुल गया बैंक के पास और नकुल ने कहा रुको रुको बैंक, आप कृपया हर्ष सर पर अगले 3 महीने तक केस फाइल ना करें। दैट इज नकुल बैंक से क्या कह रहा है? फॉरबियरेंस टू स्यू, कि आप हर्ष सर पर केस फाइल ना करें। तो बच्चों क्या ये गारंटी वैलिड हो गया? ध्यान रखना बच्चों द आंसर इज यस, बिकॉज यहां पर कंसिडरेशन क्या है? क्या मुझे लोन मिलना कंसिडरेशन है ना? यहां पर कंसिडरेशन क्या है? फॉरबियरेंस टू स्यू। फॉरबियरेंस टू स्यू मतलब खुद को केस फाइल करने से रोकना। तो बैंक ने जो मुझे यहां पर एक्स्ट्रा टाइम दिया दैट विल बिकम अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर नकुल। तीसरा केस आया बच्चों जहां पर मैंने पहले किसी जमाने में बैंक से लोन लिया था, लेट से आज से 1 साल पहले, आज कोई डिफॉल्ट भी नहीं हुआ, वो लोन अच्छा खासा चल रहा है, नकुल अपने आप बीच में आकर कह रहा है जी मैं तो हर्ष सर के लिए यहां पर गारंटी प्रोवाइड करूंगा, क्या ये वैलिड हो गई? द आंसर इज नो। ध्यान रखना बच्चों पास्ट कंसिडरेशन को लॉ वैलिड नहीं मानता, पर बच्चों इस पुराने लोन में अगर कुछ नया लोन क्लब हो जाए फिर क्या ये वैलिड हो जाएगा? यस, दैट इज एनीथिंग डन फॉर प्रिंसिपल डेटर सफिशिएंट कंसिडरेशन है, फॉरबियरेंस टू स्यू भी सफिशिएंट कंसिडरेशन है, पर पास्ट कंसिडरेशन के लिए अगर आप गारंटी दोगे वो वैलिड नहीं होगी। बट अगर आप पास्ट कंसिडरेशन को कुछ फ्रेश कंसिडरेशन के साथ जोड़ देते हो फिर वो आपका वैलिड हो जाएगा। अगला पॉइंट बच्चों यहां पर आता है एसेंशियल एलिमेंट में, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज इनवैलिड। मतलब गारंटी देते वक्त अगर कुछ फैक्ट छुपाया गया या कोई फैक्ट गलत बताया गया तो वो हो जाएगा इनवैलिड। फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर मेरे एक स्टूडेंट है, लेट्स से सिमरन, आज सिमरन की किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, लेट्स से ईवाई में सिमरन की जॉब लग गई, और जब ईवाई में सिमरन की जॉब लगी तो सिमरन ने वहां पर कर दिया कुछ फ्रॉड, सिमरन ने 4-5 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया और आज ईवाई वाले सिमरन को रिमूव करना चाह रहे हैं। सिमरन भागी भागी मेरे पास आई, हर्ष सर ईवाई वाले मेरे को निकालना चाह रहे हैं, आपके ईवाई में अच्छे खासे रिलेशन है, आप एक बार उनसे बात करके उनको गारंटी प्रोवाइड कर दो। मैंने ईवाई से पूछा जी आप ये गारंटी क्यों मांग रहे हो, क्या सिमरन ने कोई फ्रॉड वगैरह किया है, कोई घपला तो नहीं है? ईवाई ने कहा जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिंदास गारंटी दे दीजिए। तो बच्चों मैंने ये गारंटी दे दी, दैट इज यहां पर ईवाई ने एक फैक्ट मुझे गलत बताया। मैंने ईवाई से पूछा बताइए जी कोई घपला तो नहीं है, आप मेरे से गारंटी क्यों मांग रहे हो? ईवाई ने कहा जी कोई घपला नहीं, वैसी गारंटी ले रहे हैं, तो क्या ये गारंटी वैलिड होगी? द आंसर इज नो।
या बच्चों अदर वे राउंड, मैंने ईवाई से स्पेसिफिकली पूछा नहीं, पर क्या गारंटी देते वक्त ईवाई को यह बात खुद से बतानी चाहिए थी? यस, बिकॉज इसी के ऊपर तो पूरा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कायदे से ईवाई को खुद बताना चाहिए था कि हर सर आप सिमरन के लिए गारंटी दे तो रहे हो, पर उसने ना हमारी कंपनी में फ्रॉड किया हुआ है, तो उनको ये फैक्ट कंसील नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करके या कंसीलमेंट करके गारंटी ऑब्टेन करते हो, ध्यान रखना बच्चों, वो वैलिड नहीं होगी। और यही बात आपकी आगे एक टॉपिक में आएगी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, कि अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन से या कंसीलमेंट से कोई गारंटी ऑब्टेन करते हो तो उस केस में बच्चों श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज, उस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट पर श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। एंड बच्चों इसके बाद अगला एसेंशियल एलिमेंट क्या आ जाता है आपका, कि अगर यहां पर लेट सपोज किसी स्टूडेंट के लिए गारंटी देनी थी, या सपोज मेरे को आज बैंक से लोन चाहिए था और मुझे जो बैंक से लोन लेना था उसके लिए गारंटी दी जानी थी, और हमारे एक स्टूडेंट ज्योति आ गया है और ज्योति ने कहा जी मैं हर सर के लिए गारंटी दे तो दूंगी, पर ज्योति ने बैंक को गारंटी देते वक्त लगाई ये कंडीशन। ज्योति ने कहा देखो बैंक मैंने गारंटी दे तो दी, पर मेरी गारंटी सिर्फ तभी वैलिड होगी अगर हर सर के दो सारथी भी बैंक को गारंटी देते हैं। दैट इज बैंक, आप सारथी के पास जाना, अगर सारथी भी गारंटी दे दे तो मेरी ये गारंटी वैलिड होगी। दैट इज आपने गारंटी देते वक्त एक कंडीशन क्या लगा दी कि मेरी गारंटी सिर्फ तभी वैलिड होगी जब एक दूसरा को श्योरिटी भी इस कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन करेगा। तो जी कल को अगर सारथी ने यहां पर मेरी गारंटी देने से मना कर दिया तो क्या ज्योति की गारंटी वैलिड होगी? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज अगर आपने कंडीशन लगाई थी कि अगर कोई को श्योरिटी आएगा तभी मेरी गारंटी वैलिड होगी, तो अगर वो नहीं आया तो आप हो जाओगे डिस्चार्ज। और बच्चों यही टॉपिक आगे दोबारा से दिया हुआ है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पे, कि जी अगर आपने ये कहा था कि कोई श्योरिटी आएगा तभी मेरी गारंटी वैलिड होगी और वो आया ही नहीं तो आप हो जाएंगे डिस्चार्ज। चलिए अगला सवाल आया बच्चों, अगला एसेंशियल एलिमेंट क्या? लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, कि जो श्योरिटी यहां पर गारंटी दे रहा है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझना। तो फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर मेरे को बैंक से लोन चाहिए था, लेट्स से किशन कह रहा है मैं गारंटी दूंगा, तो आज किशन ने मेरे बिहाफ पर गारंटी दे दी और बैंक के साथ किशन ने गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो आज किशन की लायबिलिटी क्या है? ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं बैंक की पेमेंट का कभी भी डिफॉल्ट करता ही नहीं, दैट इज मैं बैंक का पैसा समय से पे करता रहता हूं, तो क्या बैंक कभी भी किशन पर केस फाइल कर पाएगा? द आंसर इज नो। दैट इज श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है बच्चों? कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ डिफॉल्ट। जब तक मैं डिफॉल्ट नहीं करता हूं तब तक यहां पर बैंक लायबल नहीं होगा। और बच्चों यहां पर ध्यान रखना, प्राइमरी लायबिलिटी इस लोन की किसकी है? मेरी। दैट इज इस लोन को चुकाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और किशन की लायबिलिटी यहां पर कैसी है? सेकेंडरी। तो हम क्या कह देते हैं बच्चों? श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी हो जाती है? सेकेंडरी एंड कंडीशनल, बिकॉज प्राइमरली तो प्रिंसिपल डेटर लायबल है, और कंडीशनल क्यों है? क्योंकि जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा तब तक श्योरिटी लायबल नहीं होगा। तो ये बच्चा आपका सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ गए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंसिडरेशन वाली बात हम पढ़ चुके हैं, इंडेमनिटी गारंटी का डिफरेंस आप देखिएगा। अगला एक टॉपिक यही आ गया, नेचर ऑफ को श्योरिटीज लायबिलिटी। तो जी उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है, एंड उसकी लायबिलिटी बच्चों अराइज कब होगी? ध्यान रखना, अगर जैसे ही मैंने डिफॉल्ट करा ना उसी समय किशन की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। सर अराइज हो जाएगी इसका क्या मतलब है? जैसे ही मैं डिफॉल्ट कर रहा हूं क्या बैंक वाला डायरेक्टली किशन से पैसा वसूल कर सकता है? द आंसर इज यस। क्या यह कहना सही होगा कि नहीं नहीं बैंक पहले आप हर सर पर केस फाइल करो, उनसे पैसा रिकवर करने की पूरी कोशिश करो, अगर पैसा ना मिले तो फिर किशन को पकड़ना? क्या ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर आप ये कहोगे कि जी पहले हर सर पर केस करो, फिर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का एसेंसी क्या रह गया? इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, पहले आपको प्रिंसिपल डेटर को स्यू करना कोई मैंडेटरी नहीं होता, आप डायरेक्टली श्योरिटी को भी पकड़ सकते हो। और ध्यान रखना बच्चों, श्योरिटी की लायबिलिटी होती है को एक्सटेंसिव। फॉर एग्जांपल किशन ने मेरे इस लोन के लिए गारंटी बैंक को प्रोवाइड करी थी, और मैंने बैंक से लेट्स सपोज बच्चों लोन ले रखा था 10 लाख का, कल को मैंने बैंक का 10 लाख का लोन भी नहीं चुकाया और इसके ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट अक्रू होता था, मैंने इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया। तो आज सवाल उठा जी, अगर किशन ने मेरे इस लोन के लिए गारंटी दी और स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला, या तो किशन साफ साफ कह देता मैं प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लायबल हूं, पर अगर स्पेसिफिकली कुछ बोला ही नहीं तो किशन की लायबिलिटी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए होगी या इंटरेस्ट के लिए भी आ जाएगी? इंटरेस्ट के लिए भी आ जाएगी, बिकॉज आपकी लायबिलिटी कैसी है? को एक्सटेंसिव। तो जिन जिन चीजों के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा उन चीजों के लिए श्योरिटी लायबल हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इंडेमनिटी एंड गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है बच्चों? ये एक ऐसी गारंटी होती है जो आप मल्टीपल सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोवाइड करते हो। दैट इज मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर मैं अपने एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज बच्चों मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वर्सन अप हो गई और मेरे खाने के भी लाले पड़ गए, मतलब मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है। ठीक, मैं पढ़ाता बहुत बढ़िया था इसलिए आपसे मेरे से इंस्पायर्ड थे, तो मेरे एक स्टूडेंट आ गया है, लेट्स सपोज आपके बाद निदिश आ गया है, और निदिश ने कहा जी मेरे से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि हर्ष सर के घर पे खाने के भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किराने वाले से बात करी और किराना स्टोर ओनर से कहा कि देखो भाई
जब जब हर्ष सर को खाने की जरूरत पड़े आप उनके घर पे आटे के कट्टे सप्लाई करते रहना, दैट इज सैक्स ऑफ फ्लोर आप भेजते रहना जब जब हर्ष सर मांगे। और आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए 10 सैक्स ऑफ फ्लोर तक लायबल रहूंगा, दैट इज आप टाइम टू टाइम हर्ष सर के घर आटे के कट्टे भेजते रहना। अगर वो कभी भी डिफॉल्ट करते भी हैं तो डोंट वरी, 10 आटे के कट्टों तक की जिम्मेवारी मेरी। तो उन्होंने ये गारंटी प्रोवाइड कर दी और कहा टाइम टू टाइम आप भेजते रहना। किराना स्टोर ने बच्चों पहले मेरे घर पर 6 आटे के कट्टे भेजे, 6 सैक्स ऑफ फ्लोर भेजे और मैंने इसकी पेमेंट कर दी, बहुत बढ़िया। उसके बाद किराना ओनर ने मेरे घर पे बच्चों फिर 5 आटे के कट्टे भेजे, मैंने इसकी पेमेंट नहीं करी। तो क्या किशन इन 5 आटो के कट्टे को लायबल हो जाएगा? द आंसर विल बी यस, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी। इसके बाद किराना ओनर ने फिर से 5 आटे के कट्टे भेजे, मैंने फिर से डिफॉल्ट कर दिया, क्या नदीश फिर से लायबल हो जाएगा? द आंसर इज यस। एंड बच्चों उसके बाद फिर मैंने 2 आटे के कट्टे और मंगाए और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, क्या अब नदीश लायबल होगा? ऑब्वियसली नहीं। दैट इज बच्चों कंटिन्यूइंग गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोवाइड की जाती है, पर वहां पर आपने लिमिट भी तो लगा रखी है 10 आटे के कट्टों तक की, तो ध्यान रखना इसे हम कह देते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। और ये सिमिलर एग्जांपल बच्चों यहां पर भी आ रहा है। और ध्यान रखना बच्चों, कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म किस दिन हो जाएगी? ऑन द परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शन, कि जैसी किराना वाले ने मुझे ये 10 आटे के कट्टे सप्लाई किए और मैंने इनका डिफॉल्ट किया, उसी दिन ये गारंटी हो जाएगी खत्म। मतलब नदिश यहां पे इन 10 आटो के कट्टों के लिए तो लायबल रहेंगे, पर उसके बाद उनकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगली बात बच्चों, जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है उसको खत्म करने के 2 तरीके और होते हैं। वो तरीके क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल नदिश ने मेरे लिए 10 आटो की कट्टों की गारंटी तो दी थी, किराना वाले ने मेरे घर पे 6 आटे के कट्टे सप्लाई किए और मैंने कर दिया डिफॉल्ट। नदिश को लगने लगा डर कि यार हर्ष सर के लिए गारंटी तो दे दी पर वो तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कह दिया किराने वाले को कि किराने वाले मैं अपनी गारंटी ना रिवोक करना चाहता हूं। तो क्या कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है? आंसर इज यस, पर ध्यान रखना ओनली फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी आप सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक कर सकते हो। तो कंटिन्यूइंग गारंटी को खत्म करने का एक तरीका क्या है? आप स्पेसिफिकली उसे रिवोक कर दीजिए, बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। या बच्चों अगर कभी भी श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी ओनली फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। पर ध्यान रखना बच्चों, पास्ट ट्रांजैक्शंस पर श्योरिटी लायबल है। और सर अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो पास्ट ट्रांजैक्शन पर कौन लायबल होगा? श्योरिटी का एस्टेट। तो श्योरिटी ने एस्टेट अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पास किया हुआ है, उसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो जाएंगे, बट ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ द एस्टेट। और यहीं से बच्चों हमारा टॉपिक निकल गया डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, कि जी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोकेशन या कंटिन्यूइंग गारंटी में डेथ के केस पर श्योरिटी की लायबिलिटी हो जाती है डिस्चार्ज। या बच्चों यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और कौन सा जाता है? नोवेशन का। नोवेशन का मतलब क्या है? आज मैंने बैंक से एक लोन ले रखा था जिसके लिए नदिश ने गारंटी प्रोवाइड कर रखी थी, कल को मैंने वो लोन एग्रीमेंट कैंसिल किया और हमने ऑल टुगेदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, नया लोन एग्रीमेंट किया जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम आ रहा था, तो बच्चों वो क्या हो जाता है? नोवेशन। तो अगर आप पुराना कॉन्ट्रैक्ट टोटली फिनिश करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो ऑब्वियसली उस केस में भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में बच्चों हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं। पहला रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये हमने पूरा किया। लास्ट टॉपिक यहां पर आता है इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये हमने पूरा किया। और बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, कि आज जो क्रेडिटर है वो कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं था, यहां पर एक क्रेडिटर था और यहां पर एक श्योरिटी मेरा स्टूडेंट आ रहा था, तो जी आज क्रेडिटर के कंडक्ट की वजह से श्योरिटी हो सकता है डिस्चार्ज। और बच्चों इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ना, जितने चांस सितारे लगाना चाहो लगा लो। इंडेमनिटी गारंटी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है कंटिन्यूइंग गारंटी का, सेक्शन 129, और अगला टॉपिक वेरिएशन का आता है, सेक्शन 133। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं 2 टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जी वेरिएशन का मतलब क्या है? कि आज अगर श्योरिटी से पूछे बिना क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी टर्म्स को कर दिया गया चेंज या वेरी, तो ध्यान रखना बच्चों उस केस में श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज, अगर आपने श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली। और ध्यान रखना वेरिएशन कैसा हो कैसा भी, चाहे वो प्रिंसिपल डेटर के फायदे में हो नुकसान में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर वेरिएशन हुआ है तो जी उस केस में श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज, बिकॉज लॉ कह रहा है जी जो काम प्रिंसिपल डेटर के फायदे में हुआ है जरूरी नहीं कि उसमें श्योरिटी का भी फायदा हो, इसलिए बिना श्योरिटी की कंसेंट के आप वेरिएशन कर ही नहीं सकते। अगर आपने वेरिएशन किया ध्यान रखना बच्चों श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। तो यहां पर एक एग्जांपल आ रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं जी ए बिकम्स श्योरिटी टू सी फॉर बी's कंडक्ट। तो बच्चों यहां पर ए ने सी को गारंटी दी है बी के कंडक्ट के लिए। आगे कह रहे हैं जी एज अ मैनेजर इन सी's बैंक आफ्टरवर्ड बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए's कंसेंट दैट बी सैलरी शैल बी रेज। तो जी इस आज ए ने सी को गारंटी दी थी कि बी को आप अपने यहां मैनेजर की तरफ रख लीजिए, बढ़िया काम करेगा, और आज ए से पूछे बिना सी ने बी की सैलरी बढ़ा दी, बी की जिम्मेवारियां भी बढ़ा दी, और साथ में क्या कह दी, बी
अगर कल को हमारे बैंक में ओवरड्राफ्ट पर बैड डेट होता है तो आप उसके 1/4 के लिए लायबल होगे। दैट इज उन्होंने ना बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से बी के डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ गए। सवाल उठा जी, क्या यहां पर ए की गारंटी अब भी वैलिड रहेगी? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर आपने क्या कर दिया है, वेरिएशन। तो ध्यान रखना बच्चों, वेरिएशन के केस में श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। नहीं ईशा, दैट इज टोटली रॉन्ग। बेशक वेरिएशन बेनिफिशियल ही क्यों ना हो, उस केस में भी आपका श्योरिटी हो जाता है डिस्चार्ज। इस पर इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन था कि आज क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एक लोन एग्रीमेंट हुआ था जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, और आज श्योरिटी से पूछे बिना आपने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7% भी कर दिया तो भी श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। यहां पर एक कंफ्यूजन जरूर राइज होती है, बिकॉज आपके स्टडी मैट और मेरी बुक में एक केस आता है MS अनिरुद्धन का। उस केस को अगर आप ढंग से नहीं समझोगे ना तो आपको हमेशा कंफ्यूजन राइज होगी। मैं फास्ट पेस पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। MS अनिरुद्धन के केस में बच्चों एग्जैक्टली हुआ क्या था? उस केस में यह हुआ था कि यहां पर बच्चों एक प्रिंसिपल डेटर आ रहा था, यहां पर बच्चों एक क्रेडिटर आ रहा था, और यहां पर आ रहा था श्योरिटी। आज प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर से एक लोन चाहिए था, तो उसके लिए क्रेडिटर ने श्योरिटी से मांगी गारंटी कि जी आप मुझे गारंटी प्रोवाइड करो। श्योरिटी ने कहा ठीक है जी, प्रिंसिपल डेटर को आज 25,000 रुपए का लोन चाहिए तो मैं वो गारंटी देने के लिए तैयार हूं। तो श्योरिटी ने कहा ठीक है मैं वो गारंटी दे दूंगा। श्योरिटी ने किया क्या? श्योरिटी ने बच्चों यहां पर एक गारंटी का बॉन्ड बनाया, और श्योरिटी ने इस बॉन्ड में ना अमाउंट ऑफ गारंटी फिल नहीं किया। श्योरिटी ने ये बॉन्ड दे दिया प्रिंसिपल डेटर को, और प्रिंसिपल डेटर से क्या कहा जी आप इस बॉन्ड में ना अमाउंट खुद से फिल कर लेना, मतलब लोन का जो भी अमाउंट होगा प्रिंसिपल डेटर मेरे बिहाफ पर आप फिल कर लेना। प्रिंसिपल डेटर गया क्रेडिटर के पास कि चल लाइए मुझे 25,000 का लोन प्रोवाइड करिए। क्रेडिटर कह रहा है सॉरी जी मैं आपको 25,000 का लोन नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी सिर्फ 20,000 है, आप सिर्फ 20,000 का लोन ले लीजिए। और प्रिंसिपल डेटर ने क्या किया, ठीक है 20,000 का लोन ले लिया, और श्योरिटी से उसे जो गारंटी का बॉन्ड मिला था उसमें उसने 20,000 फिल करके क्रेडिटर को प्रोवाइड कर दिया। सवाल उठा जी क्या यहां पर श्योरिटी लायबल होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि बच्चों यहां पर ना श्योरिटी ने खुद से इनडायरेक्टली 20,000 रुपए फिल किए, बिकॉज उन्होंने प्रिंसिपल डेटर को अपने एजेंट की तरह ऑथराइज किया था इस बॉन्ड के अंदर अमाउंट फिल करने के लिए। अगर बच्चों श्योरिटी ने इस बॉन्ड में खुद से 25,000 भर के दिए होते और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट 20,000 का कराए होते तो श्योरिटी यहां पर हो जाता डिस्चार्ज। तो इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था, श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर को एज एन एजेंट ऑथराइज किया हुआ था। तो हमने क्या माना, जब प्रिंसिपल डेटर ने यहां पर 20,000 फिल किए, ये 20,000 का अमाउंट श्योरिटी ने खुद फिल किया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ध्यान रखना बच्चों, वेरिएशन, अगर वेरिएशन हुआ श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। चलिए जी, अगला यहां पर है वेरिएशन के केस का एक और पॉइंट, अगर इसमें हम लिंक करें तो इसमें बच्चों आप लास्ट पॉइंट पर आ जाइए। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। मतलब आज गारंटी देते वक्त श्योरिटी ने क्रेडिटर के ऊपर एक जिम्मेवारी दी थी और क्रेडिटर ने वो जिम्मेवारी नहीं निभाई। हाँ जी भाई, जो डिपेंड करेगा गारंटी आपने कितने की दी है, 25,000 होता है, इससे वैलिड हो जाएगा। चलिए, आज श्योरिटी ने क्रेडिटर को एक जिम्मेवारी दी थी और क्रेडिटर ने वो जिम्मेवारी पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से श्योरिटी का एक रेमेडी ब्रीच हो रहा है, तो भी श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल बच्चों, आज आप मेरे पास आए, आपने कहा सर हमारी ना जॉब लगवा दीजिए, जॉब नहीं लग रही। फॉर एग्जांपल मेरे पास दीप है और उन्होंने कहा सर आप ना हमारी ईवाई में जॉब लगा दो। मैंने कहा ठीक है दीप। मैंने ईवाई से कहा देखो भाई मैं दीप की जॉब ईवाई में लगवा तो रहा हूं, पर मैंने ईवाई को बोला देखो भाई मैं दीप के कंडक्ट के लिए आपको गारंटी भी प्रोवाइड कर रहा हूं, पर मैं आपको एक जिम्मेवारी दे रहा हूं कि आप हर महीने दीप के जो भी खाते और अकाउंट्स होंगे ना उनको इंस्पेक्ट करते रहना, बिकॉज दीप ना घपला कर सकता है, मुझे एक डर है। तो मैं अपनी गारंटी दे तो रहा हूं, पर इस केस में ईवाई आपको टाइम टू टाइम दीप के खाते इवेल्युएट करते रहने पड़ेंगे। ईवाई ने कहा ठीक है, और 6 महीने बीत गए, ईवाई ने दीप के खाते इंस्पेक्ट नहीं किए और दीप पैसा लेकर रिफर हो गया। तो क्या मेरी गारंटी वैलिड होगी? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर मैंने क्रेडिटर को एक जिम्मेवारी सौंपी थी जो उसने पूरी नहीं करी, तो मैं हो जाऊंगा डिस्चार्ज। अगला पॉइंट बच्चों यहां पर आता है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कि आज अगर क्रेडिटर कोई भी ऐसा काम करता है जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो रहा है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर एक क्रेडिटर आ रहा था और यहां पर एक प्रिंसिपल डेटर आ रहा था। यहां पर यह प्रिंसिपल डेटर था एक बिल्डर, और यहां पर मैं आ रहा था। मैंने इस बिल्डर के लिए क्रेडिटर को गारंटी दी थी कि क्रेडिटर आप इस बिल्डर को ना टाइम टू टाइम टिम्बर या वुड सप्लाई कर देना, और ये बिल्डर आपका घर अगले 6 महीने में तैयार करके दे देगा। अगर इसने तैयार करके नहीं दिया तो मैं आपको डैमेजेस पे करूंगा। मैंने इस चीज की गारंटी प्रोवाइड कर दी। दैट इज, मैंने क्या कहा कि क्रेडिटर आप टाइम टू टाइम इसे वुड सप्लाई करते रहना, 6 महीने में आपका घर रेडी हो जाएगा। और बच्चों क्रेडिटर ने टिम्बर सप्लाई किया ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या प्रिंसिपल डेटर 6 महीने में घर बना पाता? ऑब्वियसली नहीं। तो इस केस में क्या मेरी गारंटी वैलिड होगी? ऑब्वियसली नहीं, आई विल बी डिस्चार्ज्ड। चलिए, इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आ रहा है डिस्चार्ज व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद, गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। ध्यान से इस पॉइंट को समझना कि जी आज अगर
क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कंपाउंडिंग हो जाए बिना श्योरिटी की कंसेंट के, तो श्योरिटी हो जाएगा बच्चों डिस्चार्ज। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर लोन का अमाउंट आ रहा था 1 लाख का, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने आपस में सेटलमेंट करके क्या कहा, चलो हम एक काम करते हैं, आप मुझे सिर्फ 70,000 रुपए पे कर देना, बाकी पे मत करो। उन्होंने कर लिया कॉम्प्रोमाइज और इसमें श्योरिटी का कंसेंट नहीं है, तो ध्यान रखना बच्चों, श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। या बच्चों लोन का एग्रीमेंट हुआ था 2 सालों के लिए और श्योरिटी से पूछे बिना आपने इस 2 साल के टाइम को इंक्रीज करके 3 साल कर दिया, तो भी बच्चों श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। दैट इज अगर आपने लोन एग्रीमेंट का टाइम बढ़ा दिया। या बच्चों क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में आज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके तहत क्रेडिटर ने क्या कहा, मैं आप पर कभी केस करूंगा ही नहीं, नॉट टू स्यू। क्रेडिटर ने अपना केस फाइल करने का अधिकार गिव अप कर दिया। तो अगर क्रेडिटर अपना केस फाइल करने का अधिकार गिव अप करता है तो भी श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। बट बच्चों मुझे एक चीज बताना, क्रेडिटर ने यह नहीं बोला नॉट टू स्यू, दैट इज उसने अपना केस फाइल करने का अधिकार गिव अप नहीं किया। आज लोन की पेमेंट ड्यू हो गई थी, बस क्रेडिटर ने खुद को किया फोरबियर टू स्यू। उसने सोचा प्रिंसिपल डेटर अच्छा आदमी है, थोड़े टाइम में पेमेंट कर देगा, तो क्रेडिटर ने 5-6 महीने तक खुद को रोक के रखा कि जी चलो मैं अभी केस फाइल नहीं करता। तो क्या इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होना चाहिए? दैट इज नॉट टू स्यू, सॉरी फोरबियरेंस टू स्यू के केस में क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर नॉट टू स्यू का केस है कि वो केस करेगा ही नहीं, तो श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। बट अगर वो फोरबियरेंस टू स्यू का केस है जहां पर क्रेडिटर ने बस खुद को थोड़े समय के लिए रोक कर रखा हुआ है, वहां पर आपका श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस आ जाता है। अगली बात बच्चों, ऊपर इसने क्या कहा, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम देता है बिना श्योरिटी से पूछे तो श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। बट बच्चों सपोज यहां पर क्रेडिटर का कोई फ्रेंड था और क्रेडिटर ने अपने फ्रेंड को बोल के प्रिंसिपल डेटर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिलवा दिया। मतलब प्रिंसिपल डेटर ने इस फ्रेंड से भी कोई लोन ले रखा होगा और क्रेडिटर ने अपने दोस्त से कहा यार एक काम कर, तू ना प्रिंसिपल डेटर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दे ताकि वो मेरा लोन कंफर्टेबली चुका पाए, उसको ना बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्रेडिटर के दोस्त ने एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर दिया, क्या इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? ध्यान रखना बच्चों, द आंसर इज नो। दैट इज अगर क्रेडिटर एक्स्ट्रा टाइम किसी थर्ड पर्सन से दिलवाता है तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। दैट इज श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट इज मेड विद अ थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। तो अगर क्रेडिटर ने किसी तीसरे इंसान से प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दिलवाया, उस केस में बच्चों श्योरिटी क्रेडिटर्स के टुवर्ड डिस्चार्ज नहीं होगा। एंड बच्चों यहां पर लास्ट पॉइंट आ रहा है, रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर। मतलब अगर आज किसी कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों 3 को श्योरिटी थे, ए बी सी, इन तीनों ने मिलकर क्रेडिटर को गारंटी दी थी और क्रेडिटर ने डिफॉल्ट के केस में कहा जी मैं तो सिर्फ मिस्टर ए पे केस फाइल करूंगा, लेट्स से 3 लाख रुपए का लोन था, दैट इज क्रेडिटर ने कहा मैं बी सी पर केस फाइल नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ मिस्टर ए पर केस फाइल करूंगा। तो क्या इसका यह मतलब है कि बी और सी डिस्चार्ज हो जाएगा, ए डिस्चार्ज हो जाएगा? द आंसर इज नो। यहां पर मिस्टर ए आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। नीडलेस टू से मिस्टर ए अपना 1-1 लाख रुपए का लॉस प्रोपोर्शनेटली बाद में बी और सी से रिकवर कर लेगा। दैट इज अगर क्रेडिटर कुछ को श्योरिटीज को यहां पर डिस्चार्ज कर रहा है, इसकी वजह से इस श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो बच्चों ये आपका एक छोटा सा टॉपिक आ गया, डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी। एंड यहां पर बच्चों एक लास्ट टॉपिक आ रहा है, राइट्स ऑफ श्योरिटी, कि जिसने आज गारंटी दी है श्योरिटी उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो बच्चों ये टॉपिक आपका 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम अधिकार देखते हैं अगेंस्ट दी प्रिंसिपल डेटर, दैट इज श्योरिटी ने जिसके लिए गारंटी दी है उसके अगेंस्ट क्या अधिकार है। तो अगर नदिश ने मेरे लिए गारंटी प्रोवाइड करी थी और कल को नदिश ने मेरे बिहाफ पर बैंक को पैसा पे किया, तो क्या नदिश मेरे से वो लोन का पैसा रिकवर कर सकता है? यस, दैट इज यहां पे क्या है, एक इंप्लाइड राइट ऑफ सबरोगेशन एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर। तो जैसे ही नदिश ने मेरे लोन का पैसा बैंकर को चुकाया, अब नदिश मेरे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। दैट इज नदिश अब क्रेडिटर के जूतों में आ जाएगा, he'll step into the shoes of the creditor। और जैसे क्रेडिटर मुझसे पैसा वसूल कर सकता था, लाइकवाइज नदिश अब मुझसे पैसा वसूल कर पाएगा। इसे हम बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। और बच्चों यहां पर दूसरा राइट क्या जाता है? राइट ऑफ इंडेमनिटी, कि अगर ये पैसा रिकवर करने में नदिश को कोई डैमेजेस पे करने पड़े या नदिश को कोई कॉम्प्रोमाइज की पेमेंट करनी पड़ी बैंक को या कोई कॉस्ट ऑफ सूट इनकर करना पड़ा, तो नदिश मुझसे वो पैसा रिकवर कर सकता है। दैट इज हमने डीएससी वाले राइट एक इंडेमनिटी होल्डर के पढ़े थे, वो सारे राइट यहां पर श्योरिटी को मिल जाएंगे। तो ये आपका राइट आ गया अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अगला आ रहा है बच्चों राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? आज लेट्स से बच्चों नदिश ने मेरे लिए एक बैंक को ना गारंटी प्रोवाइड करी क्योंकि मुझे आज लोन चाहिए था, और जिस समय ये गारंटी दी गई थी ना, उस समय मेरी गाड़ी भी बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखी हुई थी और उस गाड़ी की कीमत है लेट्स सपोज बच्चों 2 लाख। दैट इज आज मैंने बैंक से कुछ लोन लिया है लेट्स से 10 लाख रुपए का, जिसके लिए मैंने बैंक को अपनी गाड़ी की सिक्योरिटी दे रखी है, पर बैंक सेटिस्फाइड नहीं था। बैंक ने कहा जी सिर्फ सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, आप गारंटी भी लेके आओ। नदिश ने मेरे लिए 10 लाख रुपए की गारंटी भी बैंक को दे दी।
तो आज इस 10 लाख के लोन के लिए बैंक के पास 10 लाख रुपए की गारंटी भी है और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी है। बैंक ने क्या सोचा, यार नदिश से ना 10 लाख की तो गारंटी मिल गई है, तो बैंक ने मेरी इस कार की सिक्योरिटी छोड़ दी। दैट इज मुझसे पूछे बिना बैंक का जो इस सिक्योरिटी पर अधिकार था, बैंक ने कहा छोड़ो ना, मैं कार वापसी कर देता हूं। तो बैंक ने बच्चों इस सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी। तो सवाल उठा जी, क्या ये सिक्योरिटी बैंक को नदिश से पूछे बिना वापसी करनी चाहिए थी? आंसर इज नो। चाहे नदिश को इस सिक्योरिटी के बारे में पता था, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, पर गारंटी देते समय जो सिक्योरिटी एक क्रेडिटर के पास होती है, उस सिक्योरिटी पर इनडायरेक्टली अधिकार किसका होता है? नदिश का। क्योंकि अगर कल को नदिश बैंक को 10 लाख रुपए चुका रहा है, तो नदिश इस सिक्योरिटी से अपना पैसा रिकवर कर पाता। तो अगर नदिश से पूछे बिना क्रेडिटर इस सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों, गाड़ी की कीमत ही 2 लाख रुपए तक के लिए नदिश की लायबिलिटी हो जाएगी डिस्चार्ज। दैट इज यहां पर नदिश बैंक को सिर्फ 8 लाख रुपए देने के लिए लायबल होगा, 2 लाख पर उसकी लायबिलिटी हो जाएगी डिस्चार्ज। तो ये राइट आ गया अगेंस्ट दी क्रेडिटर। एंड बच्चों लास्ट अधिकार आ रहा है अगेंस्ट दी को-श्योरिटी, एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, एक कंटिन्यूइंग गारंटी, एक वेरिएशन का, एंड लास्ट को-श्योरिटी। कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों मल्टीपल को-श्योरिटीज हैं, तो उनके आपस में अधिकार क्या क्या होंगे? तो लॉ ने भी सिंपल सी बात बोली कि जी अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल को-श्योरिटीज आ रहे हैं, तो यहां पर वेरियस ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? या तो वो को-श्योरिटीज अपना परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी या प्रोपोर्शन ऑफ लायबिलिटी बता दें कि एबीसी ने क्या कह दिया, मिस्टर ए ने कहा जी मैं लायबल हूंगा 25% अमाउंट के लिए, बी ने कहा जी मैं भी लायबल हूंगा 25% अमाउंट के लिए, सी ने कहा मैं लायबल हूंगा 50% अमाउंट के लिए। तो या तो वो अपनी प्रोपोर्शन ऑफ लायबिलिटी बता दें, तो अगर उन्होंने अपना प्रोपोर्शन ऑफ लायबिलिटी बता दिया, वो तीनों उसी प्रोपोर्शन में लायबल हो जाएंगे। पर जी अगर तीनों ने अपनी प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी बताई ही नहीं, दैट इज तीनों ने गारंटी तो दे दी पर यह नहीं बताया कि उनकी लायबिलिटी कितनी कितनी होगी, तो वो कैसे लायबल हो जाएंगे? इक्वली। एंड बच्चों यहां पर एक थर्ड और लास्ट केस क्या आता है? ए, बी और सी ने अपना प्रोपोर्शन ऑफ लायबिलिटी नहीं बताया। ए ने क्या कहा, जी मैं गारंटी दे रहा हूं और मेरी गारंटी वैलिड होगी सिर्फ 1 लाख रुपए तक के लिए, दैट इज उन्होंने अपनी लायबिलिटी के ऊपर एक कैप लगा दिया। बी ने कहा जी मेरी लायबिलिटी होगी 2 लाख रुपए तक के लिए, सी ने कहा जी मेरी लायबिलिटी होगी 3 लाख रुपए तक के लिए। और सपोज बच्चों डिफॉल्ट हो गया 3 लाख रुपए का, तो ध्यान रखना यहां पर 1:2:3 मत कर देना। यहां पर बच्चों जो लोअर स्लैब है दैट इज 1 लाख, उस लोअर स्लैब तक तीनों की लायबिलिटी बराबर होगी। दैट इज यहां पर ए ने कितने गारंटी दे रखी है? लोएस्ट गारंटी किसकी है? ए की। तो ध्यान रखना बच्चों यहां पर नंबर ऑफ मिनिमम लायबिलिटी कितनी आ रही है? 1 लाख की। नंबर ऑफ पार्टीज हैं 3, दैट इज 3 लाख रुपए तक के लिए तीनों होंगे बराबर बराबर लायबल। दैट इज जब तक 3 लाख रुपए तक का डिफॉल्ट हो रहा है, ए, बी और सी की बराबर बराबर लायबिलिटी आएगी, तो 3 लाख रुपए तक के लिए ए भी 1 लाख रुपए के लिए लायबल होंगे, बी भी 1 लाख रुपए तक के लिए लायबल होंगे और सी भी 1 लाख रुपए तक के लिए लायबल हो जाएंगे। उसके बाद बी की रिमेनिंग लायबिलिटी बच्चों कितनी बच गई? बी की रिमेनिंग लायबिलिटी बच गई 1 लाख की, और सी की रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी बच गई? 2 लाख की। इसके बाद बच्चों 1 लाख इंटू नंबर ऑफ पार्टीज हैं 2, दैट इज नेक्स्ट 2 लाख तक के लिए दोनों बराबर बराबर लायबल होंगे। दैट इज अगले 2 लाख रुपए के डिफॉल्ट के लिए ऑब्वियसली ए तो लायबल नहीं है, पर बी 1 लाख रुपए तक की पेमेंट करेगा और सी भी 1 लाख रुपए तक की पेमेंट करेगा, और अगर डिफॉल्ट इससे भी ज्यादा हो गया तो अगले 1 लाख तक के लिए सी हो जाएगा लायबल। दैट इज जब वो अपनी लायबिलिटी पर कैप लगा देते हैं, तो लोवेस्ट स्लैब तक सबकी लायबिलिटी बराबर है, फिर अगली स्लैब पर लायबिलिटी बराबर है, फिर अगली स्लैब पर रिमेनिंग ऑफ द पार्टीज की लायबिलिटी बराबर आ जाएगी। प्लीज मुझे बताइए क्या ये टॉपिक सबको क्लियर है? एंड दिस इज ऑल अबाउट इंडेमनिटी एंड गारंटी, एंड वी हैव कवर्ड ऑल द एरियाज ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। फटाफट से आप अपने ईएफक्यूज पर आएंगे बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेटेस्ट आरटीपी का सवाल है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनाया हुआ इंस्टीट्यूट ने, ध्यान से पढ़ना। सुरेंद्र गारंटीज वीरेंद्र फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी डन बिटवीन वीरेंद्र एंड जितेंद्र। अच्छा जी, तो यहां पर बच्चों एक पर्सन है मिस्टर वीरेंद्र, उनके लिए जितेंद्र को दी गई है गारंटी और गारंटी दे रहे हैं सुरेंद्र। अच्छा जी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, आगे कह रहे जी वीरेंद्र सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन 1st of March एंड 20,000 ऑन 3rd of March। तो क्या कह रहे जी, सुरेंद्र ने गारंटी दी है वीरेंद्र को। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, मैं थोड़ा बेटर एग्जांपल बना देता हूं या फेयर डायग्राम बना देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। तो बच्चों यहां पर सुरेंद्र है, सुरेंद्र ने गारंटी दे रखी है वीरेंद्र को कि वीरेंद्र आप जो भी ट्रांजैक्शन आज जितेंद्र के साथ करोगे उसके लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ओके जी, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, वीरेंद्र सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन 1st of March एंड 20,000 ऑन 3rd of March टू जितेंद्र। और जी वीरेंद्र ने आज जितेंद्र को पहले 30,000 रुपए के गुड सप्लाई किए, फिर 20,000 रुपए के गुड सप्लाई किए। ओके,
आगे कह रहे जी, ऑन 5th ऑफ मार्च, दैट इज कुछ दिनों के बाद, सुरेंद्र डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। और जी ये दोनों ट्रांजैक्शन होने के बाद सुरेंद्र की डेथ हो गई। ओके जी। ऑन 10th ऑफ मार्च, बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द डेथ ऑफ सुरेंद्र, वीरेंद्र फर्दर सप्लाइड 40,000। और जी डेथ के बाद, दैट इज डेथ होने के बाद, वीरेंद्र को डेथ के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने जितेंद्र को 40,000 रुपए के गुड्स और सप्लाई कर दिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय जितेंद्र ऑन ड्यू डेट, वीरेंद्र sued ऑन लीगल हायर्स ऑफ सुरेंद्र फॉर रिकवरी ऑफ 90,000। और जी सुरेंद्र की डेथ के बाद वीरेंद्र ने इनके लीगल हेयर पर केस फाइल कर दिया और कह रहे जी लाओ मेरे 90,000 रुपए आप पे करो, क्योंकि 30,000 पहले गया था, 20,000 पहले गया था, 40,000 बाद में गया था, तो टोटल 90,000 के लिए आप लायबल होंगे। बच्चों प्लीज आंसर करें, क्या सुरेंद्र के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरे 90,000 के लिए लायबल होंगे? ध्यान रखना जी, ऑब्वियसली यहां पर लाइबिलिटी कितने आएगी, सिर्फ 50,000 तक की, दैट इज डेथ से पहले की ट्रांजैक्शंस पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होंगे। पर क्वेश्चन आगे कह रहे हैं जी, अगर सुरेंद्र ने अपने फैमिली मेंबर के लिए सिर्फ 45,000 रुपए ही छोड़े होते, दैट इज 50,000 रुपए छोड़े ही ना होते, उनका एस्टेट ही 45,000 का होता, तो ऑब्वियसली उस केस में लीगल हेयर सिर्फ 45,000 रुपए तक के लिए लाइबल हो जाते। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका कंटिन्यूइंग गारंटी का पहला सवाल आया। अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, कह रहे हैं ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी for a fixed price to construct a house for B within a stipulated time. B would supply necessary material to be used in construction. तो आज A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड वहां पर ये बोला गया कि B आप टाइमली यहां पर मटेरियल सप्लाई कर देना, A आपका घर बना देना, और यहां पर C ने गारंटी दी और कल को उसने मटेरियल ही सप्लाई नहीं किया, तो क्या C लायबल हो जाएगा? नहीं जी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, C the holder of an overdue bill of exchange drawn by A as a surety for B and accepted by B कॉन्ट्रैक्ट्स विद एक्स टू गिव टाइम टू बी। तो यहां पर बच्चों क्रेडिटर ने एक थर्ड पर्सन मिस्टर एक्स को बोला कि आप ना मिस्टर बी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे दो, और उस थर्ड पर्सन ने मिस्टर बी को एक्स्ट्रा समय दे दिया। बताइए क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होगा इस केस में? आंसर करिए। हाँ जी, विल श्योरिटी भी डिस्चार्ज इन दिस केस? ऑब्वियसली नो, बिकॉज यहां पर आपने एक्स्ट्रा टाइम एक थर्ड पार्टी से दिलवाया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, मिस्टर चिंटू वॉज अपॉइंटेड एज साइट मैनेजर ऑफ एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन अ 2 years contract at a monthly salary of 50,000. Mr. Ganesh gave a surety in respect of Chintu's contract. After 6 months, the company was not in a position to pay 50,000 to Chintu because of financial contract. तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने चिंटू की सैलरी रिड्यूस कर दी, और ये काम गणेश से पूछे बिना हुआ, दैट इज बिना श्योरिटी से पूछे आपने कॉन्ट्रैक्ट का वेरिएशन कर दिया। तो ध्यान रखना जी, श्योरिटी यहां पर हो जाएगा डिस्चार्ज जी। अगला क्वेश्चन आया, मिस्टर डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू ₹5 lakh. He asked Mr. K for the money. Mr. K lent the money on the surety of A, B and N without any contract between them. That in case of default किसकी liability कितनी? That is यहां पर बच्चों तीन को sureties ने मिल करके गारंटी दी, पर यह बताया ही नहीं कि किसकी liability कितनी है। तो बच्चों इनकी liability कैसे आ जाएगी? इक्वल। तो अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया तो सब लॉस के लिए बराबर बराबर लायबल हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी में अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। यस मान, लॉ कहता है अगर आपने वेरिएशन किया श्योरिटी से पूछे बिना तो हमेशा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लॉ ने बाइफरकेशन नहीं किया कि कौन सा केस बेनिफिशियल है कौन सा केस नहीं, क्योंकि वो बाइफरकेशन करना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि जो चीज प्रिंसिपल डेटर के लिए बेनिफिशियल है मे बी श्योरिटी के लिए ना हो। इसलिए लॉ ने सिंपली क्या बोला, किसी भी टाइप का वेरिएशन है आप श्योरिटी से जरूर पूछे। विकास क्रेडिटर माइनर हो तो वो भी वैलिड नहीं होता है। इस पे एक इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थैंक यू हर्ष। गौतम, हायर परचेज का क्वेश्चन अब की बार आपका दिसंबर अटेम्प्ट में आया हुआ था। मेरे हिसाब से वो जो क्वेश्चन था वो स्पेसिफिक गारंटी का होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर आया, इंस्टीट्यूट ने से कंटिन्यूइंग गारंटी के हिसाब से आंसर किया। एक तो मेरी बुक में अगर आप देखोगे तो इसमें एक केस आता है हसन अली वर्सेस वलीउल्लाह का, तो उसमें भी एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, तो उसको स्पेसिफिक गारंटी बोला गया था। आइडियली जो हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था ये भी स्पेसिफिक गारंटी होना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर कंटिन्यूइंग गारंटी की तरह इस वजह से दिया बिकॉज हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट में ना एक क्लॉज होता है कि आप कभी भी उसे रोक सकते हो, आप पेमेंट मत करो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो। तो मे बी वो एक रीजन रहा होगा कि इंस्टीट्यूट ने उसे कंटिन्यूइंग गारंटी के हिसाब से आंसर किया। बेटर होता कि उसे स्पेसिफिक गारंटी के हिसाब से आंसर किया जाता। आपके पेपर में आएगा तो आप भी कंटिन्यूइंग गारंटी ही लिखना। यस विकास, एब्सोल्युटली करेक्ट।
चलिए आते हैं बच्चों अब अगले टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर, एंड दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। अब बच्चों बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर एक पर्सन होता है बेलर और एक पर्सन होता है बेली। फॉर एग्जांपल, आप आज अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने Hyundai के शोरूम पर जाते हो और आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो, तो आपने अपनी कार का पोजेशन Hyundai वाले को दिया है, पर क्या Hyundai वाला उस गाड़ी का मालिक बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ एक पोजेशन दिया है, पोजेशन एक पर्पस से दिया है। क्या पर्पस? कि आप गाड़ी की सर्विस कर दोगे, और जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, Hyundai वाला वो गाड़ी आपको रिटर्न कर देगा या आपकी डायरेक्शंस के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर देगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दैट इज जहां पर एक पर्सन किसी सामने वाली पार्टी को डिलीवरी ऑफ गुड्स करता है। दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, और जैसी वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, द गुड शैल बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। इसके कुछ एग्जांपल्स आ रहे बच्चों कि आपने अपने दोस्त को लेट्स सपोज क्लास में पेन फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दिया, क्या वो भी बेलमेंट होती है? यस। आपको कहीं घूमने जाना था, अपने डॉग की कस्टडी अपने दोस्त के घर पे छोड़ दी, क्या वो भी बेलमेंट है? यस। तो दीज ऑल आर दी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। पर बच्चों यहां पर कुछ एग्जांपल आ रहे हैं, ध्यान से समझना। आपने लेट्स सपोज अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क करी और आप चाबी अपने साथ ले गए, तो वहां पर वो डिलीवरी नहीं कहलाएगा, आपने पोजेशन की डिलीवरी टेक्निकली नहीं दी, तो ध्यान रखना बच्चों वो एक वैलिड बेलमेंट नहीं होता। आज कस्टम अथॉरिटीज ने आपके गुड्स को सीज कर लिया। ध्यान रखना बच्चों, जब गुड्स अथॉरिटी या कस्टम अथॉरिटी किसी भी गुड को सीज करती है, तो अभी तक सरकार उसकी मालिक नहीं बनती। उन्होंने बस गुड्स को सीज करके उनका पोजेशन अपने पास रखा है। अब वो चेक करेंगे कि आपने टैक्स चुराया था या नहीं। अगर आपने टैक्स चुराया होगा तो वो आपके गुड्स को फर्दर कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो जब तक गुड्स उनके पास सीज होते हैं, ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, बिकॉज बेलमेंट आपकी मर्जी से हो ये जरूरी नहीं होता। अगर आपकी गुड्स का पोजेशन सामने वाली पार्टी के पास आ गया, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यहां पर बन जाएगा। अगला बच्चों, आपने बैंक के लॉकर में अपने कुछ जेवर रखे, ज्वेलरी रखी, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा? नहीं, बिकॉज वहां पोजेशन बैंक के पास नहीं है। बिकॉज जब भी आप लॉकर में पैसा रखते हो, लॉकर की एक चाबी बैंक के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता। एंड लास्टली बच्चों, यहां पर एक बड़ा स्पेशल केस आया, इसको आप ध्यान से समझना। इससे पहले बच्चों, अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया, क्या वो बेलमेंट होती है? द आंसर इज नो, बिकॉज ध्यान रखना बच्चों, बेलमेंट होता है सिर्फ गुड्स का, और एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन ऑफ गुड्स, मनी को हम गुड्स में काउंट नहीं करते। तो अगर आपने बैंक के पास पैसा जमा कराया, उसको हम बेलमेंट नहीं मानते। एंड ये लास्ट एक केस है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। यहां पर हुआ क्या बच्चों, लेट्स सपोज यहां पर मैं था, यहां पर एक बैंक था, आज मुझे एक लोन चाहिए था और मेरा ना सिनेमा थिएटर था, तो मैंने बैंक के पास अपने सिनेमा थिएटर का एक सिनेमा प्रोजेक्टर था, काफी महंगा प्रोजेक्टर था, मैंने वो प्रोजेक्टर कर दिया प्लेज। आई होप आप प्लेज समझते हो, मैंने गिरवी रख दिया। प्लेज इज ऑल्सो टाइप ऑफ बेलमेंट। तो मैंने बैंक के पास वो गिरवी रख दिया और मुझे मिल गया लोन। अब बैंक वाला जैसे ही वो प्रोजेक्टर लेकर जा रहा था, मैंने कहा देखो बैंक, इस प्रोजेक्टर का पोजीशन आप ही का है, इसका पोजीशन आप रख सकते हो, पर आप इस प्रोजेक्टर का करोगे क्या? आपके लिए तो प्रोजेक्टर बेकार है, तो आप एक काम कर दीजिए, मुझे ना ये प्रोजेक्टर अभी इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए। आपको जब चाहिए हो आप मेरे पास आकर ये प्रोजेक्टर ले जाना, मैं मना नहीं कर सकता। दैट इज, प्रोजेक्टर का एक्चुअल पोजीशन आपका ही है, बस मुझे फॉर द टाइम बिंग ना इसको इस्तेमाल करने की परमिशन दे दीजिए। तो बच्चों यहां पर एक बैंक ऑफ चित्तूर का केस आया था और इसको माना गया था वैलिड। तो एक बहुत यूनिक केस था, जहां पर आपने सामने वाली पार्टी को पोजीशन तो दे दिया, पर आप यूज खुद से कर रहे हो, तो यहां पर इसे वैलिड मान लिया गया था। एक वेरी यूनिक केस। चलिए लास्ट है बच्चों, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कि जी बेलमेंट के एसेंशियल्स क्या है बच्चों, कि एक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स यहां भी प्रेजेंट होने चाहिए। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन क्या होता है, कंसिडरेशन, कि आप चाहो तो आप ग्रेशियस बेलमेंट कर सकते हो जहां पर कोई कंसिडरेशन ना हो। अगला बच्चों, बेलमेंट होता है सिर्फ गुड्स का, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मनी का बेलमेंट पॉसिबल नहीं है। यहां पर होना चाहिए डिलीवरी। डिलीवरी एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगली बात, ये डिलीवरी आपने किसी पर्पस के लिए किया हो और जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक आया बच्चों, काइंड्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कितने टाइप की होती है? तो बच्चों फ्रॉम दी बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपने अपने दोस्त को पेन इस्तेमाल करने के लिए क्लास में फ्री में दिया, तो वो एक बेलमेंट है फॉर दी एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। या आपको घूमने जाना था और आपने अपने डॉग के कस्टडी अपने घर पे रखी और उस दोस्त के घर को दे दी, तो जी उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ बेलर के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए हुआ है। तो दिस इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। या बच्चों म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, तो हमें पता ही है कि आपने कार डिलीवरी के लिए दी, टेलर को कपड़ा सिलने के लिए दिया, ये सब म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली आता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बेलर या बेली के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए होता है, उस बेलमेंट को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेशियस बेलमेंट। पर जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का फायदा है, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली एंड राइट्स ऑफ बेली। पहली बात ध्यान रखना बच्चों, जो बेलर के राइट है वो ऑटोमेटिकली बेली की ड्यूटीज भी हैं, और जो बेलर की ड्यूटीज है वो ऑटोमेटिकली बेलर के राइट्स भी हैं। फिर भी पढ़ते हैं बच्चों, आ जाइए। सबसे पहला बच्चों ड्यूटीज ऑफ बेलर, कि एज अ बेलर आपकी क्या जिम्मेवारी है। इसमें बच्चों जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स ऑफ गुड्स। दैट इज बच्चों, आज सपोज मेरे पास गाड़ी थी,
आप मुझसे गाड़ी फ्री में ले गए, आपको गाड़ी की जरूरत थी, मैंने कहा बेटा कहां धक्के खाओगे, लो मेरी गाड़ी की चाबी लो, मेरी गाड़ी आप यूज करने के लिए ले जाओ, और मेरी गाड़ी का रेडियो खराब था, तो क्या मेरे को आपको ये बात बतानी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। पर बच्चों मेरी गाड़ी के ना ब्रेक फेल थे, कभी कभी ब्रेक लगता ही नहीं, तो क्या ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए थी? डेफिनेटली यस। दैट इज जिन जिन डिफॉल्ट्स के लिए बेलर आप अवेयर हो, और जिन डिफॉल्ट की वजह से सामने वाली पार्टी को उन गुड्स को यूज करने में दिक्कत आएगी या उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो सकता है, वो डिफॉल्ट तो आपको बताने पड़ेंगे। बट लेट्स सपोज बच्चों मैंने ना गाड़ी आपको फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दी, और मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, पर मुझे इस चीज का नहीं पता था, दैट इज मेरी जानकारी में ये चीज नहीं थी, तो क्या इस केस में बेलर लायबल होगा? ऑब्वियसली नो। पर बच्चों मैंने ना आपको गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दी थी, पर बदले में आपसे मैंने भाड़ा लिया था, मैंने कहा था बेटा हर दिन के मैं 1000 रुपए लूंगा, और उस केस में गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, तो क्या उस केस में मैं आपके टुवर्ड्स लायबल हो जाऊंगा? द आंसर इज यस। तो यहां पर सिंपली लॉजिक क्या बच्चों, जिन जिन फॉल्ट्स के लिए बेलर अवेयर है, बेलर वो तो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे अगर उन फॉल्ट्स की वजह से सामने वाली पार्टी को नुकसान हो सकता है। पर जिन फॉल्ट्स के लिए बेलर अवेयर ही नहीं है, उसमें जनरली बेलर लायबल नहीं होता। बट अगर वो बेलमेंट फॉर हायर है, आपने किसी को अपने गुड्स हायर पर दिए हैं, तो चाहे बेलर को डिफॉल्ट की जानकारी थी या नहीं, बेलर आप उस केस में लायबल हो जाओगे। अगली ड्यूटी आती है बच्चों रीपेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, कि जी आज अगर कोई ग्रेशियस बेलमेंट हुई है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, कि जी मेरे को घूमने जाना था, मैंने अपने डॉग की कस्टडी बच्चों आपको दे दी, तो उस डॉग को मेंटेन करने में आपका जो भी नेसेसरी एक्सपेंस हुआ होगा, क्या मैं उसकी रिइंबर्समेंट करूंगा? द आंसर इज यस। अगला है बच्चों इंडेमनिफाइंग बेली अगेंस्ट द डिफेक्टिव टाइटल। मैंने अपने डॉग की कस्टडी बच्चों आपको दी थी, मैंने कहा था बेटा मैं घूमने जा रहा हूं, बाद में आपके घर पे पुलिस आ गई और वो कह रही जी डॉग तो चोरी का था, हर्षम ने चुराया था, उसकी वजह से आप पर केस हो गया और आपको कुछ डैमेजेस पे करने पड़ गए, तो क्या आपके उन डैमेजेस की भरपाई मैं करूंगा? डेफिनेटली करूंगा। दैट इज इंडेमनिफाइंग बेली अगेंस्ट द डिफेक्टिव टाइटल। एंड लास्ट बच्चों यहां पर ड्यूटी आती है ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, कि जी मैंने आपको कहा था बेटा मैं घूमने जा रहा हूं, 5 डेज के लिए मेरे डॉग की कस्टडी रखना, 5 डेज के बाद मैं आकर वापसी ले लूंगा। मैं 5 डेज के बाद वापसी आ गया, पर मेरे को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए था, मैंने कहा बेटा मैं अभी डॉग की कस्टडी नहीं ले रहा, बाद में 2 दिन बाद लूंगा। तो बच्चों 2 दिन तक आपका जो भी नुकसान हुआ होगा या जो भी डैमेजेस है, जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए, क्या उनकी भरपाई मैं करूंगा? द आंसर इज यस। दैट इज एज अ बेलर आपकी जिम्मेवारी है टू रिसीव बैक द गुड्स। अगर आप गुड्स को टाइमली रिसीव नहीं करते तो आपको बेली को सारा खर्चा करना पड़ जाएगा रीइंबर्स। तो ये बच्चों आपके आगे ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों राइट्स ऑफ बेलर, कि बेलर के अधिकार क्या क्या है। बच्चों सबसे पहला अधिकार क्या आ रहा है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मेरे पास एक हॉर्स था, मैंने आपको वो हॉर्स इस्तेमाल करने के लिए दिया क्योंकि आपको हॉर्स राइडिंग करनी थी, मैंने कहा ठीक है बेटा ले जाओ आप हॉर्स राइडिंग कर लो, सीख जाओ। पर आप उस हॉर्स को ना कार्ट के अंदर यूज कर रहे हो, कमर्शियल यूज करने लग गए और आप घोड़ा गाड़ी की तरह से चलाकर पैसा बना रहे हो, दैट इज आपने उन गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज कर डाला, तो क्या उस केस में मैं बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता हूं? द आंसर इज यस। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर if bailey does any act with the goods bailed inconsistent with the conditions of the bailment, that is अगर आपने अनऑथराइज्ड यूज किया बच्चों मैं बेलमेंट कैंसिल कर सकता हूं। और बच्चों बाई चांस इस अनऑथराइज्ड यूज की वजह से मेरे उस हॉर्स को नुकसान पहुंचा, तो क्या उसकी भरपाई भी आप करोगे? द आंसर इज यस। दैट इज कॉम्पनसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज, कि अगर बेली ने गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज किया और उसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया, तो आपको बेलर को उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अगला टॉपिक बच्चों यहां पर आ जाता है आपका बेली नॉट टू मिक्स द गुड्स, कि अगर बेलर ने आपको कुछ गुड्स दिए हैं, आप उन्हें बेलर की इजाजत के बिना मिक्स नहीं कर सकते। फिर भी सपोज आपने मिक्स कर दिया, तो बच्चों यहां पर 2 केसेस बनते हैं, गुड्स आर सेपरेबल। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेट्स से 10 आटे के गट्टे देकर गया था, आपने उनको अपने आटे के गट्टों के साथ मिक्स कर दिया, तो यहां पर वो ना अलग हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पर अलग करने का जो खर्चा आएगा, वो खर्चा किसको बियर करना पड़ेगा? बेली को। दैट इज अगर बेलर से पूछे बिना आपने गुड्स को मिक्स कर दिया और वो सेपरेबल है, तो उस केस में ध्यान रखना बच्चों खर्चा बियर करेगा बेली। बट लेट्स सपोज बच्चों गुड्स सेपरेबल नहीं है, मैं आपको ऑयल देकर गया था और आपने उस ऑयल को अपने लोअर क्वालिटी ऑयल के साथ मिक्स कर दिया, या मैं आपको ओपन शुगर देके गया था, आपने उसको इंफीरियर क्वालिटी ऑफ शुगर के साथ मिक्स कर दिया, तो इस केस में बच्चों ऑब्वियसली गुड्स सेपरेबल नहीं है। तो यहां पर होगा क्या? यहां पर बेली पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ डैमेजेस बेलर को करेगा रीइंबर्स। अगला टॉपिक आता है बच्चों गुड्स या रिटेंशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेशियसली। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर मैंने आपको अपनी गाड़ी ग्रेशियसली इस्तेमाल करने के लिए दी थी, ठीक है बेटा आप ले जाओ। आप कहां मार्केट से गाड़ी भाड़े पर लोगे? आप भाड़ा पे करोगे, बेकार की बात है, मेरी गाड़ी यूं ही खड़ी है। आप एक काम करो बच्चों, मेरी गाड़ी ले जाओ, इस्तेमाल कर लेना। मैंने गाड़ी ग्रेशियसली आपको इस्तेमाल करने को दे दी, पर बच्चों 2 दिन के बाद ही मुझे ना इस गाड़ी की जरूरत पड़ गई, तो क्या मैं 2 दिन के बाद ये गाड़ी आपसे मांग पाऊं? डेफिनेटली यस, बिकॉज बच्चों गाड़ी मेरी है, मैंने ग्रेशियसली आपको यूज करने के लिए दी थी। पर बच्चों अगर मैं 2 दिन में ही ये गाड़ी वापसी मांग लेता हूं, उसकी वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ, तो क्या मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा? लॉ कह रहा है हर सर आप पूरे नुकसान के लिए लायबल नहीं होगे। क्यों नहीं लायबल होगे? बिकॉज आपने ना सामने वाली पार्टी को 2 दिन गाड़ी फ्री में इस्तेमाल करने को दी थी, तो जो गाड़ी फ्री में इस्तेमाल करने को देने से सामने वाली पार्टी का बेनिफिट हुआ,
उस बेनिफिट को एडजस्ट करने के बाद भी अगर डैमेज का अमाउंट ज्यादा है तो हर्ष सर आप सिर्फ उस एक्सेस अमाउंट के लिए लायबल होगे। दैट इज, अगर आप ग्रेशियसली किसी को गुड्स लेंड करते हो तो आप उन गुड्स को वापसी ले सकते हो, पर वापसी लेने की वजह से अगर सामने वाली पार्टी का कुछ नुकसान हुआ जो उसको मिले हुए फायदे से ज्यादा है तो उस एक्स्ट्रा लॉस की भरपाई मैं करने के लिए लायबल हो जाऊंगा। एंड बच्चों अगला यहां पर एक पॉइंट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेलर एंटाइटल टू एनी एक्रीशन टू दी गुड्स। फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने आपको काओ बेलमेंट के तौर पर दी और मीनवाइल उस काओ ने काफ को जन्म दिया, तो आप क्या सिर्फ मुझे काओ लौटाने के लिए लायबल है, काफ भी लौटाओगे, काफ भी लौटाओगे। लाइकवाइज मैंने आपको शेयर्स दिए, मीनवाइल आपको कुछ बोनस शेयर रिसीव हुए, तो आप सिर्फ ओरिजिनल शेयर वापसी करोगे या बोनस शेयर भी वापसी करोगे, दोनों, तो आपको एक्रीशन भी लौटाना पड़ेगा। ये आगे बच्चों बेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज। अगला है जी ड्यूटीज ऑफ बेली। तो बेली पहली जिम्मेवारी आपकी ये टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे को घूमने जाना था तो मेरे घर पे कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, मैंने कहा बेटा मैं आपको इसकी जिम्मेवारी दे रहा हूं, ये ज्वेलरी आप संभाल करके रखना, मैं घूम के आऊंगा वापसी रख लूंगा। और आपने बच्चों अपनी ज्वेलरी अपने लॉकर में रखी हुई थी, तो आपने पूरा एक प्रूडेंट मैन की तरह अपना कंडक्ट दिखाते हुए मेरी ज्वेलरी भी अपने लॉकर में रखी। दैट इज, जितना संभाल के आप अपनी खुद की ज्वेलरी रखते हो उतना ही संभाल के आपने मेरी ज्वेलरी भी रखी थी, पर कल को चोर आए और वो ज्वेलरी उठा करके ले गए, चोरी हो गई, तो क्या आप इस लॉस के लिए लायबल होगे? द आंसर इज नो। दैट इज, अगर आपने गुड्स का रीजनेबल केयर रखा था फिर भी नुकसान हो जाए तो उस केस में बच्चों बेली लायबल नहीं होता। पर बच्चों आपने अपनी ज्वेलरी तो लॉकर में रखी हुई थी, मेरी ज्वेलरी खुली छोड़ रखी थी और चोर आया चुरा कर ले गया, क्या वहां पर आप लायबल हो जाओगे? द आंसर इज यस। दैट इज, अगर आपने गुड्स का रीजनेबल केयर नहीं रखा और कुछ नुकसान होता है तो क्या बेली वहां पर लायबल हो जाएगा? यस। एंड अगला बच्चों ड्यूटी टू रिटर्न दी गुड्स, कि जी बेलमेंट अगर 4 दिन का था, जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा बेली अपन गुड्स को रिटर्न करने आना। अगर आप गुड्स को रिटर्न करने में लेट करते हो और फिर गुड्स का कोई भी नुकसान हो जाएगा, यू विल बी लायबल। एंड बच्चों यहां से आया अगला टॉपिक, राइट्स ऑफ अ बेली। बेली के अधिकार बच्चों क्या क्या है? राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू द बेलर विदाउट टाइटल। कि जी आपने बेलर से कुछ गुड्स लिए थे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दी थी और आपको नहीं पता था कि ये गाड़ी चोरी की है, आपने सोचा हर सर की गाड़ी है, आपने मुझे ये गाड़ी वापसी लौटा दी, तो क्या उसमें आपकी कोई लायबिलिटी आएगी? द आंसर इज नो। एंड अगला आता है बच्चों राइट ऑफ लियन। लियन का जो अधिकार है बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे नीचे वाले टॉपिक में, बिकॉज लियन होता है आपका दो टाइप का, अ लियन कैन बी जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। जनरल और पर्टिकुलर लियन में बेटा क्या डिफरेंस होता है, बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं पर्टिकुलर लियन आपको समझा रहा हूं। तो बच्चों लेट सपोज आज आपका एक सर्विस स्टेशन था और मैं आज अपनी कार आपके सर्विस स्टेशन पर आपको देकर गया और आपने कहा हर्ष सर आप ये कार देते रहो पर इस कार की सर्विस करने में ना 50,000 रुपए लगेंगे, तो ये 50,000 रुपए आप पे कर देना। मैंने कहा जी ठीक है आप सर्विस कर दो बिंदास, मैं आपके 50,000 रुपीज पे कर दूंगा। आपने बच्चों गाड़ी की सर्विस करी और आज मैं गाड़ी लेने आया और मैं आपको 50,000 रुपए देने से मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सॉरी बेटा अभी मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों यहां पर अगर आपने मेरी कार पर एक लियन एक्सरसाइज किया, इसको हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर लियन, क्योंकि आपने कार के ऊपर ही कुछ एफर्ट्स डाले थे, उसी का पैसा ड्यू था और वो पैसा अगर मैं आपको पे नहीं कर रहा तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए आप लियन अगर एक्सरसाइज करते हो, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर लियन। पर बच्चों लेट सपोज मैं आपके पास आया और मैंने आपको 50,000 रुपए पे कर दिए और मैंने कहा लाओ बेटा मेरी गाड़ी वापसी कर दो। आपने कहा हर्ष सर 50,000 रुपए तो आपने दे दिए, पर आप ना हमसे 2 साल पहले 1 लाख रुपए का एक लोन भी लेके गए थे, उसका क्या? मैंने कहा बेटा वो चुका दूंगा, लोन की बात है तो अलग है। आप कह रहे हो नहीं 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 सर जब तक ये लोन का पैसा नहीं चुकाओगे हम गाड़ी वापसी नहीं करेंगे। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? जनरल लियन, जो एक जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए आप एक्सरसाइज करते हो। तो पर्टिकुलर लियन तो मतलब जिस पैसे को रिकवर करना है उसके उन्हीं गुड्स के रिगार्डिंग आपने लियन एक्सरसाइज किया, पर्टिकुलर लियन। वरना आता है जनरल लियन। अब सवाल उठता है जी क्या एक बेली को लॉ मेकर जनरल या पर्टिकुलर लियन का अधिकार देते हैं? तो बच्चों यहां पर सबसे पहली बात आती है पर्टिकुलर लियन की। ध्यान रखना बच्चों, एक बेली के पास पर्टिकुलर लियन का राइट सिर्फ तब आएगा अगर आपने गुड्स पर कुछ मेहनत करी हो, दैट इज आपने कुछ ऐसा काम किया हो, आपने कुछ लेबर या स्किल उन गुड्स पर एक्सरसाइज करी हो जिसकी वजह से उन गुड्स की वैल्यू इंप्रूव हुई हो, तो उस केस में बच्चों आप पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको रफ डायमंड दिया था, मैंने कहा था बेटा इसको कट करके बढ़िया सा एक शेप दे दीजिए, आपने अपने एफर्ट लगाए उस डायमंड को कट किया, प्रॉपर शेप दे दिया, तो बच्चों यहां पर आपने उन गुड्स के ऊपर एफर्ट्स लगाए हैं। यहां पर अगर मैं आपकी पेमेंट ना करूं तो आप पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड मैंने कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज कुछ ना बोला हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा था फिर तो ठीक है, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो अगर एक बेली अपने एफर्ट्स गुड्स के ऊपर लगाता है तो उसे पर्टिकुलर लियन का राइट मिल जाता है। अगली बात आई बच्चों जनरल लियन की। ध्यान रखना बच्चों, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में आप अदर वे अराउंड कुछ ना लिखो, एक बेली के पास जनरल लियन का राइट नहीं होता। दैट इज एक बेली जनरल लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर आप जनरल लियन एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको ना एक स्पेशल टाइप ऑफ बेली होना पड़ेगा। दैट इज लॉ मेकर ने बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ बेलीज को ही ये जनरल लियन का अधिकार दिया। और कौन कौन से बेलीज को बच्चों? बैंकर्स,
फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट्स। दैट इज, अगर हम पर्टिकुलर लियन की बात करें, पर्टिकुलर लियन बच्चों कोई भी बेली एक्सरसाइज कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने कुछ स्किल या लेबर उन गुड्स पे एक्सरसाइज करी हो। पर अगर हम जनरल लियन की बात करें तो ओनली बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर, सिर्फ इन्हीं 4-5 टाइप के बेलीज को जनरल लियन का अधिकार है। इनके अलावा कोई और बेली जनरल लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। चलिए बताइए जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ज्योतिष श्योरिटी एक्सरसाइज कैसे करेगा? श्योरिटी के पास कुछ गुड्स का पोजेशन आना चाहिए ना। ठीक, जो श्योरिटी के पास प्रिंसिपल डेटर के गुड्स का पोजेशन थोड़ी ना है। दीप वॉर फिंगर्स होते हैं बंदरगाह के ओनर्स। ठीक, जो आपका बंदरगाह होता है ना, पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के मालिक। तो आपने गुड्स पर पोर्ट पर कुछ गुड्स रखवाए थे, पहले पुराने गुड्स की पेमेंट नहीं करी और आप नए गुड्स की पेमेंट कर रहे हो, तो क्या पुरानी पेमेंट रिकवर करने के लिए वो पोर्ट ओनर आपके गुड्स को लियन एक्सरसाइज कर सकता है? द आंसर इज यस। सर एक क्वेश्चन था जिसमें टेलर ने डिसाइडेड डेट पे क्लॉथ डिलीवर नहीं किया। हाँ जी ईशा, वहां पर आप लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म पूरी नहीं करी। उस क्वेश्चन में बेसिकली एक क्रेडिट पीरियड था, वहां पर मैंने टेलर को कोट सिलने के लिए दिया था, पर मैंने कहा था जी मैं आपकी पेमेंट जब आप मुझे कोट डिलीवर कर दोगे ना उसके 2 महीने बाद करूंगा। दैट इज, मैंने वहां पर क्रेडिट पीरियड मांगा हुआ था। तो क्या वहां पर लियन एक्सरसाइज हो पाएगा? नहीं, बिकॉज वहां कॉन्ट्रैक्ट में आपने अदर वे राउंड लिख दिया। आपने कहा था जी कोट तो आपसे लुटा देना, पैसा 2 महीने बाद मिलेगा, तो वहां पर वो क्रेडिट पीरियड वाली बात थी। ठीक, आई गेस आप वो वाला सवाल पूछ रहे हो। अब ईशा या तो पूरा क्वेश्चन मेरे को प्रॉपर्ली बताओ। अगर आप कह रहे हो आपने टेलर को कोट सिलने के लिए दिया था और उसने टाइम पर आपका कोट नहीं सिला, फिर वो लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दैट इज, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी कि अगर 1 महीने में कोट सिल कर देना था, 1 हफ्ते में कोट सिल कर देना था और उसने उस टाइम के अंदर अपना स्किल या लेबर एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसका लियन का अधिकार खत्म हो जाता है। और जनरल लियन तो उसे वैसे ही नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर लियन का अधिकार भी उसका खत्म हो जाएगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की टर्म आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप टाइमली काम नहीं कर रहे, इट विल बी ओवर। ईशा डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आपका कॉन्ट्रैक्ट तो किस चीज का हुआ था? 1 हफ्ते के अंदर अगर आप कोट सिल के दे दोगे, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। अब आपने 1 हफ्ते में मुझे कोट ही सिल के नहीं दिया, तो मैं भाई पेमेंट आपकी टाइमली कैसे करूंगा? तो इस केस में आपकी पेमेंट बाद में हो जाएगी, बट मेरा कोट मुझे आपको लौटाना पड़ेगा। तो आपको टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा ना, उससे काम नहीं चलेगा। बाकी इसका एक टॉपिक प्लेज में आएगा, वहां और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये बच्चों आपका एक छोटा सा टॉपिक आया पर्टिकुलर एंड जनरल लियन का। और बच्चों यहां एक लास्ट टॉपिक आ रहा है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट खत्म कब कब हो जाएगी? अगर आपने बेलमेंट 2 साल के लिए करी थी, जैसे ही 2 साल पूरा होगा बेलमेंट खत्म। अगर आपने बेलमेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए करी थी कि जी गाड़ी की सर्विस कर देना, जैसी ही सर्विस हुई बेलमेंट खत्म। जैसे ही बेली ने कुछ अनऑथराइज्ड एक्ट किया, गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज किया, बेलमेंट खत्म हो जाएगी। आपने बच्चों बेलमेंट ग्रेशियसली करी थी, गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए 5 दिन के लिए दी थी, क्या आप 2 दिन पहले ही गाड़ी मांग सकते हो? यस, पर उसकी वजह से अगर उसका कुछ एक्स्ट्रा डैमेज हुआ, उसके नुकसान की भरपाई आप करनी है। और बच्चों ध्यान रखना, डेथ के केस में ग्रेशियस बेलमेंट, दैट इज चाहे बेलर की डेथ हो जाए चाहे बेली की डेथ हो जाए, ग्रेशियस बेलमेंट उसी समय हो जाती है टर्मिनेट। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट डेथ से टर्मिनेट नहीं होती, पर ग्रेशियस बेलमेंट डेथ के केस में हो जाती है टर्मिनेट। एंड बच्चों यहां पर एक लास्ट टॉपिक आपका आ रहा है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। क्योंकि आपने बचपन में टॉपिक पढ़ा होगा और आपने क्या सीखा था बच्चों, जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होता है ना, उसे बेली वाली सारी जिम्मेवारी दी जाती है। दैट इज, ही हैज ऑल द लायबिलिटीज ऑफ दैट ऑफ अ बेली। तो उसको बेली की सारी जिम्मेवारियां दी जाती हैं। तो यहां पर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का टॉपिक क्या करें बच्चों? सबसे पहला, राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, कि उन गुड्स का ध्यान रखने में अगर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ने कोई खर्चा किया, अपनी तरफ से कुछ एक्सपेंसेस किए, तो जी क्या उन एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए आप सामने वाली पार्टी पर केस फाइल कर सकते हो? द आंसर इज नो। आपके पास राइट टू स्यू तो नहीं होता, पर क्या आप उसके गुड्स पर लियन एक्सरसाइज कर सकते हो? द आंसर इज यस। दैट इज, उन गुड्स को मेंटेन करने में एक फाइंडर का जो भी खर्चा हुआ है, उस खर्चे की रिकवर करने के लिए आप लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, पर केस नहीं फाइल कर पाओगे। बट बच्चों अगर सामने वाली पार्टी ने एक रिवॉर्ड डिक्लेयर कर रखा था, तो क्या वो रिवॉर्ड रिकवर करने के लिए आप केस फाइल कर सकते हो? द आंसर इज यस। दैट इज बच्चों, रिवॉर्ड के लिए आप केस फाइल करने का भी अधिकार रखते हो, या रिवॉर्ड के लिए आप लियन का राइट भी रखते हो। ये दोनों अधिकार आपको रिवॉर्ड के केस में मिल जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, राइट टू सेल द गुड्स, कि जी आपके पास कुछ गुड्स हैं और वो गुड्स हैं लेट से पेरिशेबल नेचर के, और आप चाहकर भी यहां पर ओनर को नहीं ढूंढ पा रहे, तो उस केस में हम गुड्स को सेल कर सकते हो। या बच्चों आपके जो खर्चा उन गुड्स के ऊपर हुआ, मतलब गुड्स पेरिशेबल नेचर के तो नहीं है, पर उन गुड्स पर जो खर्चा हुआ वो उन गुड्स की वैल्यू के 2/3 के बराबर हो चुका है, तो उस केस में भी आप गुड्स को सेल कर सकते हो। अगर आप ओनर को ढूंढ नहीं पा रहे या ढूंढ लिया है और वो आपके चार्जेस पे नहीं कर रहा, तो आपने लियन एक्सरसाइज कर रखा है और गुड्स की वैल्यू डिप्लीट हो रही है, यू कैन सेल द गुड्स। तो ये एक और अधिकार आपका आ जाता है, राइट टू सेल द गुड्स। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका बेलमेंट। चलिए जी, अगला टॉपिक बच्चों यहां पर हमारा आ रहा है प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज क्या होता है बच्चों?
प्लेज इज नथिंग बट प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट। प्लेज का मतलब गिरवी रखना। बस ये एक ऐसी बेलमेंट होती है जहां पर पर्पस पहले से डिफाइंड है, और यहां पर पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी। कि यहां पर आपने सामने वाली पार्टी को गुड्स की डिलीवरी दी है, किस पर्पस के लिए? ताकि सामने वाली पार्टी उन गुड्स को सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने शायद आपको कोई डेट वगैरह दे रखा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस परफॉर्म होना है, तो सिक्योरिटी के तौर पर जब आप सामने वाली पार्टी को कुछ गुड्स बेल करते हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्लेज। और जो यहां पर बेली होता है उसको हम एक नया नाम क्या दे देते हैं? पॉनर। और जिसके फेवर में आप प्लेज क्रिएट करते हो उसे हम क्या कह देते हैं? पॉनी। अब यहां पर बच्चों सबसे पहला असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ये बिल्कुल डिट्टो सेम है जो आपके असेंशियल्स ऑफ बेलमेंट थे, बस यहां पर आपका पर्पस डिफाइंड है। दैट इज यहां पर पर्पस क्या है? सिक्योरिटी। अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों राइट्स ऑफ पोनी, कि आपने जो सामने वाली पार्टी के पास गुड्स गिरवी रखे हैं, सामने वाली पार्टी का अधिकार क्या है? तो बच्चों आप हिंदी फिल्मों में देखते होंगे कि मां को कई बार ना पैसे की जरूरत होती थी, तो मां एक सुनार के पास जाकर अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के आती थी। तो आज अगर मां ने अपनी कोई ज्वेलरी सुनार के पास गिरवी रखी है तो सुनार के अधिकार क्या क्या होंगे? देखते हैं भाई। सबसे पहला राइट क्या है? राइट ऑफ रिटेनर। दैट इज बच्चों जब तक मां इन गुड्स का या इस लोन का पैसा नहीं चुका देती, सुनार उन गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। और बच्चों यहां पर एक चीज और बताना कि यहां पर मां ने सुनार से 1 लाख रुपए का लोन लिया था, मां ने लोन का पैसा तो चुका दिया पर इंटरेस्ट का पैसा नहीं चुकाया, तो क्या सुनार फिर भी इस ज्वेलरी पर लियन एक्सरसाइज कर सकता है? द आंसर इज यस। दैट इज अगर ये लोन दिया गया था तो लोन के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट पर भी सुनार को उन गुड्स को रिटेन करने का मौका मिलेगा, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में आपने अदर वे राउंड कुछ स्पेसिफाई ना किया हो। तो ये पहला अधिकार आता है राइट ऑफ रिटेनर, कि आप उन गुड्स को रिटेन करके रख सकते हो। अगली बात आई बच्चों, मां ने सुनार से 1 लाख रुपए का लोन लिया था और अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी थी। फिर मां सुनार के पास दोबारा गई और उसने कहा सुनार मुझे ना 50,000 रुपए का लोन और चाहिए। सुनार ने सोचा चलो मैं दे देता हूं, 50,000 रुपीज का लोन और दे दिया। मां ने ये 1 लाख रुपए का लोन तो चुका दिया पर ये 50,000 रुपए का लोन नहीं चुकाया। तो सवाल उठा जी क्या ये सब्सिक्वेंट डेट के लिए भी सुनार को राइट ऑफ रिटेनर मिल जाएगा? द आंसर इज यस। दैट इज राइट ऑफ रिटेंशन अगेंस्ट सब्सिक्वेंट डेट्स एज वेल। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी ना लिखा हो तो जो बाद में लोन दिया गया उसके ऊपर भी आपको उन गुड्स को रिटेन करने का अधिकार मिल जाएगा। अगला आता है बच्चों राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कि उन गुड्स को मेंटेन करके रखने में अगर सुनार का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो जाए, फॉर एग्जांपल उन गुड्स की चोरी हो गई, सुनार ने केस फाइल किया, उन गुड्स को रिकवर किया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया, तो बच्चों क्या उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप उन गुड्स को रिटर्न करके रख पाओगे? तो लॉ ने क्या कहा जी? द पोनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पोनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, कि एज अ पोनी आप पॉनर से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हो। पर इस केस में बच्चों आप गुड्स को अपने पास में रिटेन करके नहीं रख पाओगे। यहां पे आपके पास सिर्फ एक ही अधिकार क्या है? आपको सामने वाली पार्टी को स्यू करना पड़ेगा। दैट इज सुनार, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होता है आप ज्वेलरी अपने पास नहीं रख सकते, आपको ज्वेलरी तो लौटानी पड़ेगी पर बाद में आप स्यू करके वो पैसा रिकवर कर पाओगे। एंड लास्टली बच्चों यहां पर एक टॉपिक आता है राइट वेयर पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट, कि जी कल को मां ने लोन का पैसा चुकाने में ही डिफॉल्ट कर दिया तो अब सुनार के पास क्या अधिकार है कि सुनार इस ज्वेलरी को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। पर लॉ क्या कहते हैं? सुनार ज्वेलरी बेचने से पहले आपको मां को एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा कि देखिए भाई मैं आपकी ज्वेलरी सेल करने वाला हूं, मेरा पैसा टाइम से चुका दो वरना आई विल सेल द ज्वेलरी। लेट सपोज बच्चों सुनार ने ज्वेलरी बेची और ज्वेलरी बेच के 1,20,000 मिल गया, तो क्या है सारा सुनार का होगा? ऑब्वियसली नॉट। यहां पर सुनार आपको 20,000 रुपीज मां को लौटाने पड़ेंगे। बट बच्चों ज्वेलरी बेच के सुनार को सिर्फ 90,000 मिले, तो क्या 10,000 रुपए वो स्टिल मां से रिकवर करने के लिए लायबल एंटाइटल्ड है? द आंसर इज यस। इस 10,000 रुपए के लिए आप मां को स्यू कर सकते हो। तो ये आपके अधिकार आ जाते हैं। दीप वो तो ऑब्वियसली इंप्लाइड है ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपने किया हो, वरना तो आप इसे कुछ भी खर्चा कर दोगे। चलिए अगला है बच्चों ड्यूटीज ऑफ पोनी। मैं चाहूंगा 1 मिनट लगाकर आप फटाफट से इसकी ड्यूटीज पढ़े। सारी ड्यूटी शायद आपको पड़ी पड़े लगेंगे। टेक अ मिनट्स टाइम एंड रीड दिस और फटाफट बताइए आर दीज ड्यूटीज क्लियर? बिकॉज जो बेली की ड्यूटीज थी वही पोनी की ड्यूटीज हैं। चलिए जी अगला आ रहा है जी राइट्स ऑफ पॉनर। दैट इज जो मां है उनके पास का अधिकार है। पहला अधिकार है जी डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम, कि जी मां से लोन की पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो गया था और अब सुनार उन गुड्स को बेचने जा रहा है, पर सुनार ने ना अभी तक गुड्स नहीं बेचे। डिफॉल्ट हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं पर सुनार ने ज्वेलरी सेल नहीं करी। मां पैसा लेकर पहुंच गई तो क्या सुनार ये कह सकता है नहीं जी अब पैसा नहीं चाहिए, अब तो मैं ज्वेलरी बेचूंगा? द आंसर इज नो। दैट इज अगर पॉनर से डिफॉल्ट हो भी गया था
पर पॉनी ने उन गुड्स को अभी तक सेल नहीं किया है, तो पॉनर उस लोन का पैसा चुका करके अपने गुड्स का पोजेशन वापसी मांग सकता है। दैट इज डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। आप उन गुड्स को रिडीम बैक कर सकते हो। अब दीप मैं बाद में बात करूंगा भैया, थोड़ा सा यहां पर हमें फोकस करना पड़ेगा, मैं ऐसे छोटे छोटे डाउट्स नहीं ले पाऊंगा, प्लीज यहां पर फोकस करें। अगला आ रही जी प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। ये टॉपिक बच्चों दोबारा आएगा, उसको डिस्कस करेंगे, नीचे डिस्कस आएगा प्लेज बाय नॉन ओनर्स, वहां पर ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगला आ रहा है जी ड्यूटीज ऑफ अ पॉनर, ये आप रीड कर लेना, सिंपल है, समझ में आ जाएगा। लास्ट में एक डिफरेंस आ रहा है बेलमेंट एंड प्लेज, ये आप रीड करना। मैं बेलमेंट एंड प्लेज के लास्ट टॉपिक पर आ रहा हूं, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। दैट इज लॉ में कुछ ऐसे केसेस है बच्चों जहां पर अगर एक नॉन ओनर प्लेज क्रिएट कर रहा है, दैट इज आज आप प्लेज कर रहे हो कुछ गुड्स को जिनके आप मालिक नहीं हो, तो लॉ उन्हें फिर भी वैलिड मानता है, क्योंकि ऐसे केसेस में लॉ को सामने वाली पार्टी जिसने गुड फेथ में एक्ट किया है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो कुछ ऐसे केसेस है जहां प्लेज बाय नॉन ओनर को भी वैलिड माना जाता है। इसमें बच्चों सबसे पहला आपका आ रहा है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर मैं मार्केट में अपनी गुड्स बेचने के लिए मैंने एक स्टूडेंट को एजेंट की तरह अपॉइंट किया, लेट्स से किशन, और किशन मेरे एजेंट है और मैंने किशन को अपनी बुक्स दे रखी है। मैं टाइम टू टाइम बुक्स का स्टॉक देते रहता हूं, किशन मार्केट में जाता है, बुक्स बेचकर आता है, पेमेंट रिकवर करता है, मैं कमीशन भी पे करता हूं, और कई सालों से ये काम हो रहा था। तो उन्हीं सालों का ट्रेंड फॉलो करते हुए मैंने फिर से किशन को लेट से अपनी 50,000 रुपए की बुक्स का स्टॉक दिया। किशन ने क्या किया, किशन क्या इन गुड बुक्स का मालिक है? नहीं, वो तो सिर्फ एजेंट है। पर किशन गया एक बैंक के पास और मेरी इन गुड बुक्स को प्लेज करके आ गया, और किशन ने कहा हां जी हर्ष सर ने मेरे को ऑथराइज कर रखा है। तो यहां मर्केंटाइल एजेंट ने एक प्लेज क्रिएट कर दिया, बाद में पता चला जी किशन प्लेज के लिए ऑथराइज नहीं था, तो क्या फिर भी ये प्लेज वैलिड हो जाएगी? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड बैंक ने गुड फेथ में एक्ट किया हो, क्योंकि बैंक को इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। तो अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट एक प्लेज क्रिएट करता है तो सामने वाली पार्टी को अगर इस चीज की जानकारी नहीं है, लॉ ने उसको प्रोटेक्ट किया, दिस विल बी वैलिड। ये आया पहला केस। अगला आ रहा है जी प्लेज क्रिएटेड बाय अ पॉनर हु ऑब्टेन्ड द गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट येट रेस्किंडेड इज वैलिड प्रोवाइडेड द पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ। फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर मैं था, आप बाय वे ऑफ कोवर्जन, यहां पर मेरे पास सिमरन आई, सिमरन ने मेरे पर पिस्टल चार्ज करी और कहा हर्ष सर लाइए आपके हाथों में जो अंगूठियां मेरे को दे दीजिए। दैट इज बाय वे ऑफ कोवर्जन। सिमरन ने आज मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कोवर्जन से वो मुझसे रिंग लेकर के चली गई। क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों वॉइड करवा सकता हूं? यस, पर मैंने अभी तक वॉइड नहीं किया, मैं डरा बैठा था। और मीनवाइल सिमरन जाकर के एक थर्ड पार्टी के पास, दैट इज पॉनी के पास इन गुड्स को प्लेज कराई, और पॉनी को इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। पॉनी ने तो सोचा सिमरन ही मालिक है। तो बच्चों क्या इस केस में प्लेज वैलिड हो जाएगी? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड द पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ। अगला आ रहा है जी प्लेज वेयर अ पर्सन pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest। मतलब आज अगर किन्हीं गुड्स में किसी पर्सन का लिमिटेड इंटरेस्ट है तो चाहे वो ओनर नहीं है उस एक्सटेंट तक का प्लेज वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर मैंने एक टेलर को अपना सूट सिलने के लिए क्लोथ दिया और मैंने कहा ठीक है टेलर मैं आपको 2,000 रुपए के स्विंग चार्जेस पे करूंगा। टेलर गया और वो एक पॉनी के पास 5,000 रुपए का लोन लाया और वो इस कोट को प्लेज करके आ गया। तो सवाल उठा जी क्या ये प्लेज वैलिड होगी? द आंसर इज यस, पर ध्यान रखना बच्चों प्लेज वैलिड होगी सिर्फ 2,000 रुपए के लिए। मतलब मैं यहां पर पॉनी को 2,000 रुपए पे करके अपना कोट वापसी ले सकता हूं, पॉनी बाकी 3,000 रुपए टेलर से अदर वे राउंड रिकवर कर लेगा। तो अगर किन्हीं गुड्स में आपका लिमिटेड इंटरेस्ट था तो उस इंटरेस्ट तक के एक्सटेंट का प्लेज आप क्रिएट कर सकते हो। और बच्चों ये लास्ट 2 टॉपिक आ रहे हैं, प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन या बायर इन पोजेशन, कि गुड्स को सेल कर देने के बाद भी अगर सेलर के पास उन गुड्स का पोजेशन था और वो उन पर प्लेज क्रिएट कर दे और सामने वाली पार्टी को इस चीज का नहीं पता तो प्लेज वैलिड हो जाएगी। या बायर इन पोजेशन, गुड्स बाय करने से पहले आपके पास पोजेशन आ गया गुड्स का और आपने प्लेज क्रिएट कर दिया तो भी वो वैलिड हो जाएगा। सिमरन कह रही सर किसी अच्छे एग्जांपल में आना है मुझे। अच्छा ठीक है सिमरन, रियली सॉरी, मैं तो जिसका मैसेज आया होता है उसका एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट बेलमेंट एंड प्लेज। चलो किसी एग्जांपल में राज आएगा सिमरन, मैं वहां पे आपको जरूर लाऊंगा, ठीक है? तो कभी राज का एग्जांपल बनाएंगे, वहां सिमरन को डाल देंगे। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका बेलमेंट एंड प्लेज। आइए फटाफट से अपने ईएफक्यूज पर पहला क्वेश्चन आ रहा है जी, करते हैं डिस्कस। मिसेस ए डिलीवर्ड हर ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी टू मिस्टर वाई अ गोल्डस्मिथ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ न्यू सिल्वर बाउल आउट ऑफ इट। तो जी मिसेस ए ने कुछ रॉ सिल्वर ज्वेलरी एक गोल्डस्मिथ को दी और कहा जी इसमें से आप बढ़िया सा सिल्वर बाउल बना दीजिए। एवरी इवनिंग शी यूज्ड टू रिसीव द अनफिनिश्ड बाउल टू पुट इट इनटू अ बॉक्स एट मिस्टर वाई शॉप, शी केप्ट द की ऑफ दैट बॉक्स हरसेल्फ। तो जी शाम को मिसेस ए गोल्डस्मिथ के पास जाती थी, वो कहती थी दिखाइए मिस्टर वाई कितना जो भी आपका सिल्वर बाउल था कितना रेडी हो चुका है। सुनार ने कहा जी इतना रेडी हो चुका है। तो वो क्या करती थी, उस अनफिनिश्ड बाउल को एक बॉक्स में वहीं पर रखती थी, पर उस बॉक्स की चाबी अपने साथ ले जाती थी। तो सवाल उठा जी क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा? द आंसर इज नो।
बिकॉज यहां पर आपने एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी करी ही नहीं, आप उन गुड्स को अपने साथ लेकर के जा रहे हो, दिस विल नॉट बी अ वैलिड बेलमेंट। अगला क्वेश्चन आया जी, मिस्टर ए हायर्स अ कैरियज ऑफ बी एंड एग्रीज टू पे ₹500 एज हायर चार्जेस। तो ए ने बी से हायर पर कुछ गुड्स लिए और हायर चार्जेस पे करना एग्री किया। द कैरियज इज अनसेफ, तो बी इज अनअवेयर ऑफ इट। पर बच्चों वो कैरियज अनसेफ था, पर बेलर को इस चीज की जानकारी नहीं थी। तो कल को यहां पर मिस्टर ए का एक्सीडेंट हुआ, बताइए क्या बेलर यहां पर कॉम्पनसेशन पे करने के लिए लायबल होगा? उसे जानकारी तो नहीं थी, पर क्या फिर भी लायबल हो जाएगा? द आंसर इज यस, बिकॉज बच्चों ये हायर का केस है, हायर के केस में बेलर इज लायबल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं सिंपली ब्रीफ कर देता हूं कि अमर ने सुपीरियर क्वालिटी की शुगर सृजित के पास रखवाई, पर सृजित ने उस सुपीरियर क्वालिटी की शुगर को अपनी इंफीरियर क्वालिटी की शुगर के साथ मिक्स कर दिया और आज के दिन में वो सेपरेबल नहीं है। तो यहां पर सृजित सारा पैसा डैमेजेस के फॉर्म में पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे। चलिए, तो ये बच्चों आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले बेलमेंट एंड प्लेज के। आ जाते हैं बच्चों अब लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये लास्ट टाइप का हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बड़ा सिंपल होता है और एजेंसी का टेस्ट भी बड़ा सिंपल है। एजेंट कौन होता है बच्चों? एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो थर्ड पार्टी के साथ अपने प्रिंसिपल का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश कर सकता है। दैट इज, आज एजेंट जब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने प्रिंसिपल को डायरेक्टली लायबल करा सकता है। दिस इज द बेसिक टेस्ट ऑफ एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी कार सेल करनी थी, मैंने आपको एजेंट की तरह अपॉइंट किया और मैंने कहा बेटा कार सेल करने में आप मेरी मदद करो, आप कॉन्ट्रैक्ट करके आओ। आप मार्केट में गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कराए, तो क्या मैं उस पर पर्सनल लायबल हो जाऊंगा? यस। तो आप मेरे एजेंट हो, मैं आपका प्रिंसिपल बन गया। और बच्चों जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो किस चीज पर बेस्ड होती है? तो एक फेमस मैक्सिम है, क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। इस मैगजीन का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपका इसके ऊपर बेस्ड रहता है। अगला टॉपिक आ रहा है जी, अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। कि जी एजेंट की जिम्मेवारी क्या है? सबसे पहली बात जी, एजेंट को अपॉइंट कर कौन सकता है? तो कह रहा है जी एन या हु में एम्प्लॉय एन एजेंट। तो इसने कहा बच्चों सिर्फ और सिर्फ अ पर्सन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द एज या साउंड माइंड, मतलब प्रिंसिपल कौन होना चाहिए? कोई साउंड माइंड का पर्सन और ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। पर बच्चों एजेंट कौन हो सकता है? एजेंट ध्यान रखना बच्चों कोई भी हो सकता है। आज अगर मैं किसी माइनर को एजेंट अपॉइंट करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? द आंसर इज यस। पर ध्यान रखना बच्चों, उस केस में माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। मतलब अगर माइनर ने अपनी अथॉरिटी से बढ़कर काम कर दिया और उसकी कुछ पर्सनल लायबिलिटी आ रही है, मैं माइनर से वो पैसा रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं रिस्क लेके किसी माइनर को एजेंट अपॉइंट करना चाह रहा हूं, आई कैन डू दैट, लॉ परमिट्स इट। एंड लास्ट बच्चों, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सेप्शन, जहां पर कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होती। तो अगर मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया था गाड़ी बेचने के लिए, तो अगर इस चीज की मैं आपको कोई कमीशन ना भी पे करूं तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है बच्चों, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट करने के तरीके कितने होते हैं? तो बच्चों 3 तरीके होते हैं। एजेंसी आपका हो सकता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट से, कि जी मैंने आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दी और मैंने कहा जी मैं आपको अपने एजेंट की तरह अपॉइंट कर रहा हूं कि अगले 2 सालों तक आप मेरी बुक्स मार्केट में बिकवाओगे। तो दिस इज एन एजेंसी बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगला आता है बच्चों यहां पर एजेंसी बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट, और इसके 3 सब टॉपिक्स आते हैं। यहां पर आता है एजेंसी बाय एस्टॉपल, होल्डिंग आउट या इमरजेंसी। सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। फॉर एग्जांपल बच्चों, आप और मैं क्लब में बैठे हुए थे और आपका एक दोस्त आया। आप अपने दोस्त को कह रहे देख भाई हर्ष सर ने ना मुझे अपनी गाड़ी बेचने के लिए ऑथराइज किया, मैं बैठा हुआ वहां पे ये बात सुन रहा हूं, पर मैंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, और कल को आपने मेरी गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर डाला, तो क्या मैं लायबल हो जाऊंगा? द आंसर इज यस, क्योंकि मैंने अपने कंडक्ट से यहां पर विश्वास दिलाया सामने वाली पार्टी को कि आप ऑथराइज्ड हो। तो लॉ मुझ पर एस्टॉपल लगा देगा कि मैं अपनी लायबिलिटी डिनाई नहीं कर सकता। अगला होता है बच्चों एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको मार्केट में अपनी गुड्स बुक्स बेचने के लिए एजेंट रखा हुआ था। आप पिछले 5 सालों से मेरी बुक्स लगातार बेच रहे थे, पर आज मैं आपके कंडक्ट से खुश नहीं हूं। मैंने कहा बेटा मैं आपकी एजेंसी रिवोक करता हूं, पर अभी तक मैंने ये बात अपने मार्केट में जो बायर्स, बुक पब्लिशर्स हैं उनको नहीं बता रखी, और आप शॉप ओनर के पास जाकर मेरी कोई पेमेंट रिकवर करके ले गए या आपने बुक्स बेचने का नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मैं लायबल हो जाऊंगा? द आंसर इज यस, बिकॉज मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस कंडक्ट के बेसिस पर सामने वाली पार्टीज को भरोसा दिलाया हुआ था कि आप मेरे एजेंट हो। तो आज अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हो, मैं उस पर लायबल रहूंगा। या तो मुझे उन पार्टीज को अलग से कम्युनिकेट करना चाहिए था, अगर मैंने कम्युनिकेट नहीं किया तो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में मैं हो जाऊंगा लायबल। एंड लास्ट बच्चों यहां पर आता है एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर दिल्ली का एक ट्रेडर था, वो फ्रूट्स एंड वेजीज में ट्रेड करता था। उसने एक ट्रक ओनर को अपना एजेंट अपॉइंट किया और कहा ले भाई ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पकड़, और जाकर के हिमाचल में बेचा। ट्रक ओनर इन गुड्स को लेकर के जा रहा था, रास्ते में हिमाचल के पहाड़ों में लैंडस्लाइड हुआ और उसका ट्रक स्टक हो गया और वो आगे उस ट्रक को लेके नहीं जा पा रहा। उसने दिल्ली के ट्रेडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा, वहां पर वायरलेस सिग्नल्स भी नहीं चल रहे। तो ट्रक ओनर ने क्या सोचा, यार अब मैं गुड्स लेकर तो जा नहीं पा रहा और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से खराब हो जाएंगे। तो उसने एक प्रूडेंट मैन की तरह एक्ट करते हुए क्या करा, उसने उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को नियर बाय मार्केट में सेल कर दिया।
उसने सोचा जी खराब होंगे तो एक काम करता हूं नियर बाय मार्केट में बेच देता हूं, कुछ तो पैसा आएगा। तो ही एक्टेड लाइक अ प्रूडेंट मैन। तो उसने जो ये गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या ये दिल्ली का ट्रेडर लायबल हो जाएगा? द आंसर इज यस, बिकॉज यहां पर हुई थी एजेंसी बाय नेसेसिटी या एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार बच्चों पेपर में सवाल आया है। एंड लास्ट टॉपिक बच्चों यहां पर आ रहा है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रेटिफिकेशन मींस सब्सीक्वेंट अप्रूवल या सब्सीक्वेंट अडॉप्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप ऑथराइज तो नहीं थे, पर उसको रेटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मुझे अपनी कार बेचनी थी, यह बात आपको पता है, पर मैंने आपको एजेंट की तरह ऑथराइज नहीं किया, फिर भी आपको मेरी बड़ी चिंता थी, तो यहां पर सिमरन आगे आई। सिमरन बड़ी चिंता मेरी कर रही थी, उन्होंने सोचा यार मैं एक काम करती हूं, मैं हर सर की कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कराती हूं। तो सिमरन मार्केट में गई और उन्होंने मेरी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और वो मेरे पास आकर कह रही देखो हर्ष सर मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने कहा सिमरन मैंने तो आपको ऑथराइज नहीं किया। सिमरन कह रही देखो सर 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी थी, मेरे को 3 लाख भी नहीं मिल रहे थे। तो सिमरन मेरी गाड़ी के 5 लाख रुपए मुझे दिलवा रही। तो मैंने कहा ठीक है सिमरन, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को कर देता हूं रेटिफाई। तो इवन दो मैंने आपको ऑथराइज तो नहीं किया था, पर मैं सब्सीक्वेंट अडॉप्शन से इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करके आपको अपना एजेंट मान लेता हूं, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। आई होप सिमरन यू आर हैप्पी नाउ। चलिए तो आपका आ गया एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। चलिए अगला पॉइंट आया बच्चों, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन। तो किसी भी रेटिफिकेशन को वैलिड कब कब माना जाएगा? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन? सबसे पहली बात बच्चों, रेटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब तो आप समझते हैं, मैंने कहा ठीक है सिमरन मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई कर रहा हूं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या सकता है बच्चों? सिमरन ने मेरे बिहाफ पर एक गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, मैंने सिमरन का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली रेटिफाई तो नहीं किया, पर जिसको ये गाड़ी बेची गई थी वो मेरे पास 5 लाख रुपए लेकर के आया और मैंने चुपचाप वो 5 लाख रुपए रख लिए। तो क्या ये इंप्लाइड रेटिफिकेशन है? ऑब्वियसली। तो मैंने एक्सप्रेसली तो नहीं कहा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर रहा हूं, पर मेरे कंडक्ट से भरोसा हुआ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करने को तैयार हूं। दिस इज इंप्लाइड रेटिफिकेशन। अगला आ रहा है बच्चों, रिक्वेस्टेड नॉलेज फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। तो जब भी रेटिफिकेशन हो रहा है, आपको पूरी नॉलेज इस चीज की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सिमरन ने कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई तो करा दिया था, पर बाद में मुझे पता चला कि गाड़ी एक्चुअली में ना 6 लाख की बिकी थी। बीच में सिमरन ने 1 लाख रुपए का सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, जिसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। तो क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट कर सकता हूं? द आंसर इज यस। दैट इज जिस समय रेटिफिकेशन हो रहा है उस समय प्रिंसिपल को फैक्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगली बात बच्चों, रेटिफिकेशन मस्ट नॉट इंजर अ थर्ड पर्सन। इसका आगे एग्जांपल हो सकता है, लेट्स सपोज बच्चों मैंने यहां पर अपनी कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने वो प्रॉपर्टी किसी पार्टी को लीज पर दे रखी थी। लेट्स सपोज यहां पर सत्यम है और मैंने सत्यम को ये प्रॉपर्टी लीज पर दे रखी थी और मैंने कहा था सत्यम आप बिंदास ये प्रॉपर्टी यूज करो, मेरे को अगर ये प्रॉपर्टी कभी खाली करानी होगी तो मैं ना आपको 3 महीने का नोटिस सर्व करूंगा। दैट इज नोटिस देने के बाद ही मैं प्रॉपर्टी खाली कराऊंगा। सत्यम ने कहा ठीक है। एक दिन सत्यम के पास रेंडमली निदिश से नोटिस आया और निदिश कह रहा है चल भाई सत्यम हर्ष सर की ये प्रॉपर्टी खाली कर। सत्यम कह रहा है भाई तू कौन है, तू साइड हो, तेरा क्या लेना देना इस चीज से? ठीक, तो निदिश सत्यम ने उस निदिश के नोटिस को नेग्लेक्ट कर दिया और 3 महीने बाद मैं सत्यम के पास पहुंच गया और मैं कह रहा हूं सत्यम प्रॉपर्टी खाली नहीं करी। सत्यम ने कहा सर प्रॉपर्टी क्यों खाली करेंगे, आपने तो कहा था 3 महीने का नोटिस दोगे। मैंने कहा देखो भी जो निदेश ने नोटिस दिया था ना, मैं उस नोटिस को कर रहा हूं रेटिफाई। तो बताओ क्या ये हो पाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज इस रेटिफिकेशन की वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान होने वाला है। तो रेटिफिकेशन मस्ट नॉट इंजर द थर्ड पर्सन। अदर कुछ कंडीशंस आ रही है बच्चों, होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। रेटिफिकेशन एक रीजनेबल टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। The act done by pretended agent on behalf of alleged principal can only be ratified। मतलब जो काम एक pretended agent ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर करने की कोशिश करी थी, सिर्फ वही रेटिफाई हो सकता है। एंड लास्टली, एक्ट मस्ट बी विद इन प्रिंसिपल्स पावर। दैट इज प्रिंसिपल आप सिर्फ उन्हीं एक्ट्स को रेटिफाई कर सकते हैं जिनको करना आपकी अथॉरिटी में आता था। चलिए अगला टॉपिक बच्चों यहां पर आ रहा है हमारा सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर सब एजेंट का टॉपिक आ रहा है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सब एजेंट क्या होता है बच्चों? एजेंट का एजेंट। तो लॉ की एक बड़ी फेमस लैंग्वेज होती है बच्चों, अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। मतलब आज अगर प्रिंसिपल ने कोई काम करना किसी एजेंट को डेलीगेट किया था, तो एजेंट आप वो काम फर्दर किसी सब एजेंट को डेलीगेट नहीं कर सकते। दैट इज जनरली स्पीकिंग सब एजेंट को अपॉइंट करना ऑथराइज नहीं होता। हाउएवर इस बात की है कुछ एक्सेप्शन। तो जी जनरली सब एजेंट अपॉइंट करना ऑथराइज नहीं है, फिर भी अगर आप सब एजेंट अपॉइंट कर देते हो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट। हाउएवर इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, दैट इज देयर आर सम एक्सेप्शन जब हम सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंटेड मान लेंगे। चलिए जी सब एजेंट का टॉपिक आया तो मैंने क्या कहा बच्चों, सब एजेंट जनरली अपॉइंट करना ऑथराइज नहीं होता क्योंकि डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। हाउएवर इस बात की है एक्सेप्शन। दैट इज कब कब हम सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंटेड मान सकते हैं? सबसे पहला जहां प्रिंसिपल ने ही एजेंट को ऑथराइज किया था। मतलब मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था ठीक है बेटा मैंने आपको बुक्स बेचने के लिए ऑथराइज किया, इसके लिए आप अगर फर्दर कोई सब एजेंट अपॉइंट करना चाहो आपकी मर्जी, यू कैन डू दैट। दैट इज अगर वो प्रिंसिपल द्वारा एक्सप्रेसली परमिटेड था।
या बच्चों वेयर द प्रिंसिपल हैज इंप्लाइडली अलाउड, कि मैंने आपको एजेंट की तरह ऑथराइज कर रखा था और आप सब एजेंट के थ्रू वो काम कर रहे थे और मेरे को ये बात पता और मैंने कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं किया, तो बच्चों यहां पर मान लिया जाएगा कि मैंने इंप्लाइडली सब एजेंट का होना एग्री कर लिया है। या बच्चों हम किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां कस्टम ऑफ ट्रेड बाय कस्टम इट इज देयर, कि वहां पर सब एजेंट अपॉइंट होता ही होता है। जैसे आपने हर्षद मेहता में देखा होगा कि वहां पर जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक ब्रोकर के पास जाते हैं और ब्रोकर से कहते हैं जी आप हमारे शेयर्स बिकवा दीजिए, तो वहां पर ब्रोकर क्या है बच्चों, ब्रोकर एक एजेंट है। पर ब्रोकर ना स्टॉक मार्केट में खुद जाकर कभी भी शेयर नहीं बेचता, वो अपने बिहाफ पर एक जॉबर को भेजता है, तो वहां पर जॉबर क्या होता है, एक सब एजेंट। तो वो एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सब एजेंट कस्टम के तौर पर अपॉइंट होता ही और दुनिया को यह बात पता है, तो वहां पर अगर सब एजेंट आपने अपॉइंट किया दैट विल बी वैलिड। एंड लास्टली बच्चों अगर कोई इमरजेंसी आ गई थी, जैसे उसका ट्रक पहाड़ में फंसा हुआ था, अब वो सब्जियां बेचने खुद तो नहीं जा सकता था, तो उसने वहां पर एक सब एजेंट अपॉइंट कर कहा यार तू इन सब्जियों को बिकवा दे, तो वो भी प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट मान लिया जाएगा। अब बच्चों सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है या नहीं, उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा राइट्स एंड लायबिलिटीज पर। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, हु इज लायबल टुवर्ड्स दी थर्ड पार्टी। तो बच्चों अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो उस केस में प्रिंसिपल थर्ड पार्टीज के टुवर्ड लायबल हो जाएगा, पर अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है और उसने थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो लायबल कौन होना चाहिए, एजेंट। अगला बच्चों, क्या एजेंट प्रिंसिपल के टुवर्ड्स लायबल होगा, सब एजेंट के एक्ट के लिए हमेशा लायबल होगा। एजेंट तो प्रिंसिपल के टुवर्ड्स हमेशा लायबल है, लाइकवाइज क्या सब एजेंट एजेंट के टुवर्ड्स लायबल होगा हमेशा, सब एजेंट एजेंट के टुवर्ड्स हमेशा आंसरेबल है। पर सवाल उठता है जी क्या सब एजेंट प्रिंसिपल के टुवर्ड्स लायबल होगा, तो ध्यान रखना बच्चों अगर वो प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है तो सब एजेंट कभी भी प्रिंसिपल के टुवर्ड्स लायबल नहीं होता। पर अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तब भी वो प्रिंसिपल को डायरेक्टली कभी भी आंसरेबल नहीं होता। हाउएवर अगर वो फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग का केस है वहां पर प्रिंसिपल सब एजेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, वरना सब एजेंट कभी भी लायबल नहीं होता। चलिए अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये क्या होता है बच्चों, यहां पर एक प्रिंसिपल है, एजेंट है, और एजेंट यहां पर एक और एजेंट अपॉइंट कर रहा है, पर वो जो एजेंट अपॉइंट कर रहा है ना अपने लिए नहीं कर रहा, वो प्रिंसिपल के लिए किया जा रहा है। दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। दैट इज, ये एक ऐसा एजेंट है जिसको एजेंट द्वारा अपॉइंट तो किया गया है बट ही इज अपॉइंटेड डायरेक्टली फॉर द प्रिंसिपल। तो आप बच्चों मेरे एजेंट थे, मैंने कहा बेटा मुझको ना अपना घर बिकवाना है, नीलामी करनी है, तो उसके लिए ना मुझे एक ऑक्शनर चाहिए, आप कृपया ढूंढ कर लाओ। आप मेरे लिए एक ऑक्शनियर ढूंढ कर लाए, तो वो जो ऑक्शनियर यहां पर अपॉइंट होगा, क्या वो आपका एजेंट है ना, वो मेरा एजेंट होगा, तो इसे हम कह देते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और प्रिंसिपल सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के एक्ट्स पर हमेशा लायबल हो जाता है। अगला आ रहा है बच्चों, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, कि कब कब एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। सबसे पहला बच्चों, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कब कब टर्मिनेट हो जाएगा, जहां प्रिंसिपल स्पेसिफिकली अथॉरिटी को रिवोक कर ले, कि मैंने आपको कार्ड बेचने के लिए ऑथराइज किया था, चलिए तो जी मैंने आपको कार सेल करने के लिए ऑथराइज किया था और मैं आपकी अथॉरिटी छीन रहा हूं, मैंने कहा बेटा अब आप गाड़ी मत बेचना, मैं खुद से बेच लूंगा, तो जी यहां पर एक्सप्रेस मैंने रिवोकेशन किया। या मैंने आपको बुक्स बेचने के लिए ऑथराइज किया था, आपने कहा सर सॉरी बड़ी सरदर्दी है, हम आपके एजेंट आज के बाद नहीं है, तो तब भी एजेंसी खत्म हो जाएगी। या बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, मैंने कार बेचने के लिए आपको एजेंट की तरह ऑथराइज किया था, जैसी कार बिक जाएगी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगला बच्चों, प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, उस केस में भी एजेंसी खत्म हो जाएगी। या लास्टली प्रिंसिपल बीइंग एडजस्टेड एज इंसॉल्वेंट, कि जी अगर प्रिंसिपल दिवालिया हो गया तो उस दिन एजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। पर ध्यान रखना बच्चों, अगर एजेंट दिवालिया होता है तब एजेंसी खत्म नहीं होती, प्रिंसिपल के इंसॉल्वेंट होने पर एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। यहां पर बच्चों एक अगला टॉपिक आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, लेट्स सपोज बच्चों मुझे आज आपसे, या सपोज यहां पर एक स्टूडेंट आ रहे गौतम, मैंने गौतम से ना 1 लाख रुपए का एक लोन लिया था और आज मुझे गौतम को यह पैसा चुकाना है, पर मैं गौतम को काफी टाइम से पैसा दे ही नहीं रहा, गौतम बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो गौतम आप एक काम करो, मैं ना आपको अपनी कार दे देता हूं, आप मार्केट में जाकर ये कार बिकवा दो, जितने की भी ये कार बिकेगी आप बाद में अपना 1 लाख रुपए का लोन एडजस्ट करके बाकी मेरा पैसा लौटा देना। गौतम गए, काफी टाइम से मेहनत कर रहे, कार बिके बिके, क्या मैं इस एजेंसी को ऐसे टर्मिनेट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। एजेंसी जो कपल्ड विद इंटरेस्ट होती है वो आप ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते। दैट इज, आज इसका एग्जांपल भी बच्चों सिमिलर आ रहा है, आप पढ़ लेना, इसको हम कहते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। दैट इज जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी है, अगर उसमें एजेंट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसे आप ऐसे रिवोक नहीं कर पाओगे। अगला रहा जी, रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड। मैंने कहा था कि जी बच्चों मुझे ना कुछ बुक्स परचेज करनी है, तो आप कृपया मार्केट में जाइए और मेरे बिहाफ पर बुक्स परचेज करके ले आइए, मैं पेमेंट भी कर दूंगा। आपने मेरे बिहाफ पर मार्केट से बुक्स उठा तो ली, पर बाद में मैं कह रहा हूं छोड़ो बेटा मैं ना एजेंसी खत्म कर रहा हूं। आप कहोगे सर एजेंसी कैसे खत्म कर रहे हो, इन बुक्स की पेमेंट करनी है, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी।
तो जी क्या मैं इसको टर्मिनेट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां एजेंसी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड। अगला कह रहा है जी रिवोकेशन में भी एक्सप्रेस्ड एंड इंप्लाइड, या पढ़ लेना। एंड लास्टली इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन अगेंस्ट एजेंट या थर्ड पार्टी। तो बच्चों मैंने आपको एजेंट की तरह ऑथराइज किया था कि आप मेरी कार सेल करो, पर फिर मेरे को लगा नहीं जी आपको एजेंट रखना ठीक नहीं है, तो मैंने आपको चिट्ठी भेजी कि बेटा आज के बाद आप मेरे एजेंट नहीं हो। वो चिट्ठी आप पर पहुंचने से पहले ही आपने कार बेच दी, तो क्या मैं लायबल हो जाऊंगा उस कॉन्ट्रैक्ट पर? यस। लाइकवाइज बच्चों आप मेरे एजेंट कई सालों से थे, पर तीसरी पार्टी को भी यह बात पता है कि आप मेरे बिहाफ पर मार्केट में बुक्स बेचते हो। आज मैंने एजेंसी आपसे रिवोक कर ली, पर थर्ड पार्टी को यह बात नहीं पता, और आप जाकर मेरे नाम की पेमेंट उससे उठा लाए, तो क्या मैं उससे ये लॉस या डैमेजेस रिकवर कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। मुझे उस पेमेंट का बेनिफिट उसे देना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने आपकी एजेंसी रिवोक करी है पर थर्ड पार्टी को यह बात नहीं बताई, तो यहां होल्डिंग आउट की वजह से मैं थर्ड पार्टी के टुवर्ड लायबल रहूंगा। तो एक छोटा सा टॉपिक आया बच्चों, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। अगला टॉपिक बच्चों यहां पर आ रहा है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट। एजेंट की ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? तो बच्चों एज एन एजेंट, यहां से पढ़ने के बाद खुद से सोचना कि एजेंट की तरह आपकी जिम्मेवारी क्या होगी, कि आप एक रीजनेबल मैन की तरह एक्ट करो, जो काम आपको दिया गया उसे रीजनेबल टाइम में पूरा करो, प्रॉपर अकाउंट्स बना करके प्रिंसिपल को दो, कोई सीक्रेट प्रॉफिट आप ना बनाओ। यही सारी जिम्मेवारी लॉ मेकर आप पर डालेगा। तो सबसे पहले क्या कह रहे जी, टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ एजेंसी एज पर प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो बेटा अगर मैंने आपको कहा था बेटा मेरी गाड़ी बेच देना, पर 5 लाख रुपए से कम में मत बेचना, आप मार्केट में जाके 4.5 लाख की बेचा है, तो क्या 50,000 का लॉस आपको रिइंबर्स करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अगला स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। तो जी या तो प्रिंसिपल को एजेंट की स्किल या डिलीजेंस में अगर कोई कमी है उसकी नॉलेज हो, पर अगर उस चीज की कोई नॉलेज नहीं है तो एक एजेंट से हम वही स्किल एक्सपेक्ट करते हैं जो एक रीजनेबल मैन के पास उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों लेट सपोज मेरे पास यहां पर एक शिप था, मैंने आपको कहा था बेटा मेरे को इस शिप का ना इंश्योरेंस लेना है, तो मैं आपको एजेंट की तरह ऑथराइज कर रहा हूं, आप मेरे लिए शिप का इंश्योरेंस लेकर के आइए, आप इंश्योरेंस लाना, उस इंश्योरेंस के लिए मैं आपको 50,000 रुपए की अलग से कमीशन भी दूंगा। आप मेरे लिए बढ़िया सी एक शिप की पॉलिसी लेकर के आ गए, मैंने कहा चलो जी बढ़िया, अब मैं टेंशन फ्री हूं। कल को मेरा शिप डूब गया और मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा देखो सर हम आपकी शिप की जो बॉडी है ना उसकी पेमेंट नहीं कर सकते, दैट इज उसका जो लॉस है वी विल नॉट रिइंबर्स दैट। आपके शिप पर जो कार्गो था उसकी भी पेमेंट हम नहीं कर सकते, वो भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। आपकी पॉलिसी में कवर्ड है बस आपके शिप्स के अंदर जो केबिन्स थे उसका फर्नीचर। मैं कह रहा हूं जी ये क्या बात हुई? मैंने आपको बताया बेटा मैंने पॉलिसी लेने के लिए कहा था, तो जब मैं आपको पॉलिसी लेने के लिए कह रहा हूं तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि आप एक रीजनेबल मैन की तरह शिप की बेसिक पॉलिसी और इसके बेसिक पार्ट्स को कवर करोगे। तो अगर आपने यहां पर ये नेग्लिजेंस दिखाई है तो मैं यहां पर आपसे डैमेजेस वसूल कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहे जी रेपिडिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन बाय प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में से सबसे ज्यादा सवाल इसी पर आए हैं कि जी प्रिंसिपल की नॉलेज के बिना एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट में खुद से डील नहीं कर सकता, या अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को बता भी दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खुद से कर रहा हूं, पर ऐसा करते वक्त एजेंट ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाया, तो प्रिंसिपल उस केस में उस ट्रांजैक्शन को रेपिडिएट भी कर सकता है और डैमेजेस जो हुए हैं उनको रिकवर भी कर सकता है। क्या कह रहे जी, इफ एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट द प्रिंसिपल मे रेपिडिएट द ट्रांजैक्शन इफ ही शोज दैट एनी मटेरियल फैक्ट हैज बीन डिस्क्लोज्ड फ्रॉम हिम और एनी डीलिंग ऑफ द एजेंट हैव बीन डिसएडवांटेजेस टू हिम। कि जी आपके इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रिंसिपल का कुछ नुकसान है तो वो रिकवर हो सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों आज यहां पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा था बेटा ये प्रॉपर्टी बिकवा दो, मेरे को ना अर्जेंट पैसा चाहिए, फंड्स की जरूरत है। आपने बच्चों एज एन एजेंट इस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन किया और आपको पता चला इस प्रॉपर्टी के नीचे तो पूरी की पूरी एक कोल माइन है। आप मेरे पास आए, आपने कहा हर सर आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपने हमें एजेंट की तरह ऑथराइज किया प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए, कहां मार्केट में धक्के खाओगे, आप एक काम करो आप ये प्रॉपर्टी हमें ही बेच दो। मैंने कहा अच्छा बेटा आप मेरे एजेंट हो, आप ये प्रॉपर्टी खुद खरीद लोगे। आपने प्रॉपर्टी बेटा खुद खरीद ली और एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि इसके नीचे तो कोल माइन थी और एज एन एजेंट वो बात आपने मुझे बताई ही नहीं, तो क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को रेपिडिएट कर सकता हूं? द आंसर इज यस। तो यही पहला पॉइंट आ रहा है बच्चों, कोल माइन का ध्यान रखना। अगला आ रहा है जी प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट, कि अपने ओन अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करने से अगर एजेंट का कुछ फायदा हुआ है वो फायदा मैं आपसे रिकवर कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल बच्चों आज मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी, आई नीडेड टू बाय सम प्रॉपर्टी, मैंने कहा बेटा ये प्रॉपर्टी खरीद लाओ, आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बेटा प्रॉपर्टी ना मुझे चाहिए ही चाहिए, आपने कहा ठीक है। आपने क्या चला के दिखाई, पहले आपने ये प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम पे खरीदी या किसी नॉमिनी के नाम पे खरीदी, तो आपने प्रॉपर्टी स्पाउस के नाम पे 20 लाख रुपए में खरीदी, फिर आपने प्रॉपर्टी अपने नाम में 25 लाख रुपए में खरीदी और आप मुझे आके क्या कह रहे हो, अरे हर सर आप जो ये प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो ना ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, तो आप लीजिए 26 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। मैंने कहा बेटा 26 लाख रुपए, आपने कहा यस,
तो बच्चों इसमें बीच में जो भी फायदा हुआ होगा ना वो मुझे लौटाना पड़ेगा, मतलब वो आपको मुझे रीइंबर्स करना पड़ जाएगा। एग्जांपल आ रहा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं जी? ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू बाय सर्टेन हाउस फॉर बी, पी टेल्स ए इट कैन नॉट बी बॉट एंड लेटर ऑन बायज द हाउस फॉर हिमसेल्फ। तो जी एजेंट ने प्रिंसिपल को कहा सॉरी हर्ष सर, ये हाउस ना खरीदा ही नहीं जा सका, और बाद में एजेंट ने अपने नाम में खरीद लिया। जैसे ही प्रिंसिपल को ये बात पता चलेगी तो प्रिंसिपल कैन कंपेल द एजेंट टू सेल द हाउस एट द सेम प्राइस। तो ये आपका बच्चों ड्यूटीज आ गई एजेंट्स की। अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों आपका राइट्स ऑफ एजेंट, कि एज एन एजेंट आपके अधिकार क्या क्या है। यहां से पढ़ने की बजाय अपने लॉजिक से समझना कि अगर आप एजेंट हो, लेट्स सपोज बच्चों मैंने आपको बुक्स बेचने के लिए ऑथराइज किया, तो आपके अधिकार क्या क्या होंगे कि बच्चों बुक्स को बेचने में आपका जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा मैं रिइंबर्स करूंगा। अगर मैंने आपको कुछ सैलरी देना एग्री किया था, कोई कमीशन देना एग्री किया था, वो कमीशन मैं आपको पे करूंगा। अगर कोई कमीशन देना एग्री नहीं हुआ था तो जो भी उस बिजनेस का कस्टम ऑफ ट्रेड है उतनी कमीशन या रेम्युनरेशन मैं आपको पे करूंगा। अगर मैं आपकी रेम्युनरेशन पे ना करूं, क्या आप मुझे स्यू कर सकते हो? यस। क्या आप मेरे गुड्स पर लियन एक्सरसाइज कर लोगे? यस। यही सारे आपके राइट्स आएंगे। तो पहला अधिकार क्या है जी? राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, कि एज एन एजेंट अगर आपने मार्केट से मेरे बिहाफ पर पैसा उठाया तो उसमें से आप अपना खर्चा या रेम्युनरेशन काट के मुझे रिमेनिंग पेमेंट रिइंबर्स कर सकते हो। अगला जी राइट ऑफ रेम्युनरेशन, कि जितना रेम्युनरेशन कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड था मैं उतना पे करूंगा। अगर कुछ भी एग्रीड नहीं था तो उस केस में जो भी कस्टम ऑफ ट्रेड है उतना रेम्युनरेशन आपको पे होना चाहिए। अगर मैं आपका रेम्युनरेशन पे नहीं करता तो मेरी जो प्रॉपर्टी आपके पास एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान पोजीशन में होगी आप उसे रिटेन करके रख सकते हो। एंड लास्टली जी राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, कि मैंने आपको अपनी गाड़ी बेचने के लिए एज एन एजेंट ऑथराइज किया था, आप गाड़ी मार्केट में बेचने गए, पुलिस ने पकड़ लिया कि ये गाड़ी चोरी की है और आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, तो क्या मैं आपके डैमेजेस रिइंबर्स करूंगा? द आंसर इज यस। चलिए जी अगला टॉपिक आ रहा है एजेंट्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, कि जी एजेंट की लायबिलिटी थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या क्या होगी। लास्ट टॉपिक है बच्चों, बस इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक सब टॉपिक हो रहा है, ध्यान रखना। सपोज बच्चों मेरे पास पड़े हुए थे बहुत सारे ड्रग्स, मैंने आपको एजेंट के थ्रू ऑथराइज किया कि बेटा जाओ इन ड्रग्स को मार्केट में बेचो और इसके लिए मैं आपको अच्छी खासी कमीशन भी दूंगा। आप ड्रग्स मार्केट में बेच रहे थे, पुलिस वालों ने धर लिया और आपसे 10 लाख रुपए के डैमेजेस वसूल किए गए। बताइए क्या एज अ प्रिंसिपल मैं आपको ये 10 लाख रुपए पे करने के लिए लायबल होऊंगा? क्योंकि आपने एज एन एजेंट एक क्रिमिनल एक्ट किया है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो उसके लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा, वरना तो मैं तुम्हें मर्डर के लिए एजेंट की तरह अपॉइंट कर दूंगा और तुम मर्डर कराओगे, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं वहां पर एजेंट खुद से होगा पर्सनली लायबल। लास्ट टॉपिक बच्चों यहां पर आ रहा है एजेंट्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर एक एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए ही एक्ट करता है तो एजेंट कभी भी थर्ड पार्टी के टुवर्ड लायबल नहीं होता। थर्ड पार्टी के टुवर्ड लायबल हमेशा कौन होगा? प्रिंसिपल। पर दिक्कत कहां आएगी? अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी टपा दी तो इस केस में बच्चों दो सब केस बनते हैं। पहली बात, एजेंट ने अपने अथॉरिटी से बढ़कर काम किया पर दोनों एक्ट सेपरेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे शिप का इंश्योरेंस लेकर के आना, आप गए, आप शिप का भी इंश्योरेंस ले आए जिसके लिए आपने 5 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, साथ में आपने कार्गो का भी इंश्योरेंस ले लिया, मैंने ऑथराइज नहीं किया था, जिसके लिए आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर एज अ प्रिंसिपल मैं सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए लायबल होऊंगा। बट बच्चों दोनों का आपने कंबाइंड इंश्योरेंस करा लिया होता और एक्ट सेपरेबल ही नहीं है, तो उस केस में तो बच्चों मैं पूरे ट्रांजेक्शन पर लायबल नहीं होऊंगा। अगला कह रहे जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट, कि भाई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर एजेंट रहते हुए थर्ड पार्टी एजेंट को कोई भी बात कम्युनिकेट करती है तो वो बात प्रिंसिपल को कम्युनिकेट हो गई, ये मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुझे अपने दोस्त सारथी से ना कुछ पैसा वसूलना था, सारथी पैसा दे नहीं रहा था, तो मैंने यहां पर अपने स्टूडेंट सत्यम को ऑथराइज किया और मैंने कहा सत्यम एक काम करो, तुम सारथी के घर जाओ ना, उसकी गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उसकी गाड़ी लगभग 3 लाख रुपए की है और मुझे ना 3 लाख रुपए का लोन लेना है। वो सीधे उंगली से तो पैसा दे नहीं रहा, तो मैं टेढ़ी उंगली से पैसा निकालता हूं, आप गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कराओ, एक बार मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तो मैं लोन का अमाउंट एडजस्ट कर लूंगा। सत्यम सारथी के घर पे गए और सारथी की वो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं और बच्चों सारथी ने सत्यम को बताया कि देखो भी गाड़ी मेरे घर पे खड़ी तो है पर ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे साले की है, खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। सत्यम ने गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सवाल उठा जी क्या मैं बाद में अपने लोन का अमाउंट एडजस्ट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर सत्यम को एज एन एजेंट ये पता चल गया था कि वो गाड़ी सारथी की नहीं है तो हम ये मान लेंगे प्रिंसिपल को भी ये बात पता है। दैट इज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो भी बात एजेंट को कम्युनिकेट की जाएगी वो प्रिंसिपल को ऑटोमेटिकली कम्युनिकेटेड मान ली जाती है। अगला आ रहा है जी लायबिलिटी इन केस ऑफ अननेम्ड प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल या प्रिटेंडेड एजेंट। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं प्रिटेंडेड एजेंट की बात करता हूं कि आज अगर किसी स्टूडेंट ने
मार्केट में जाकर मेरे ब्याज पर मेरी गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो क्या है, प्रिटेंडेड एजेंट, क्योंकि मैंने तो एजेंट की तरह अपॉइंट किया ही नहीं। तो अगर इस केस में मैं आपकी ट्रांजैक्शन रेटिफाई ना करूं तो आप हो जाओगे पर्सनली लायबल, पर अगर मैं चाहूं तो यहां पर मैं रेटिफाई आपकी ट्रांजैक्शन को कर सकता हूं। पर थर्ड पार्टी अगर चाहे तो आप पर फ्रॉड का केस भी कर सकती है अगर मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं किया। तो ध्यान रखना, ये लायबिलिटी आ जाती है प्रिटेंडेड एजेंट की। एंड लास्ट दो टॉपिक आ रहे हैं बच्चों, लायबिलिटी इन केस ऑफ अननेम्ड प्रिंसिपल एंड अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ध्यान से इस टॉपिक को समझना बच्चों। अननेम्ड प्रिंसिपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने आपको एजेंट की तरह ऑथराइज करा हुआ था और मैंने कहा था बेटा आप मेरे एजेंट हो, मुझे अपना लेट्स सपोज कार को सेल करना है, आप कृपया मार्केट में जाइए और कार सेल करके आ जाइए, पर किसी को यह मत बताना ये गाड़ी मेरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरे को कार बेचने की नौबत आ गई है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पुअर है। आप गए बच्चों थर्ड पार्टी के पास, आपने थर्ड पार्टी को बताया देखिए जी हम ये कार बेचना चाहते हैं और ये कार हम 5 लाख रुपए में बेचेंगे। थर्ड पार्टी कार खरीदने में इंटरेस्टेड है, उसने पूछा जी एजेंट ये गाड़ी आप ही की है ना? एजेंट ने कहा देखिए थर्ड पार्टी गाड़ी मेरी नहीं है, मैं किसी और का एजेंट हूं, मैं उनके बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पर वो पर्सन अपना नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं है। तो बच्चों यहां पर इसको हम क्या कहते हैं? अननेम्ड प्रिंसिपल। दैट इज जहां पर थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल है ये बात तो पता है, पर प्रिंसिपल कौन है ये नहीं पता, तो इसको हम कहते हैं अननेम्ड प्रिंसिपल। लॉ कहते हैं जी कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में थर्ड पार्टी के टुवर्ड कौन लायबल होंगे? ऑब्वियसली हर्ट सर। तो यहां पर एजेंट की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती। तो ये तो आगे बच्चों लायबिलिटी इन केस ऑफ अननेम्ड प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? अगर यहां पर एजेंट ने गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और थर्ड पार्टी को यह बताया ही नहीं कि वो एजेंट है, उसने थर्ड पार्टी को क्या शो किया कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने ही बिहाफ पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर क्या थर्ड पार्टी के टुवर्ड एजेंट पर्सनली लायबल होना चाहिए? द आंसर इज यस। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले थर्ड पार्टी को मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो बच्चों क्या थर्ड पार्टी प्रिंसिपल पर भी केस फाइल कर सकती है? द आंसर इज यस। और बच्चों अगर थर्ड पार्टी ने यह साबित कर दिया कि अगर थर्ड पार्टी को मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में पहले से पता होता या उसको यह पता है कि मैं प्रिंसिपल हूं, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं, तो क्या ये थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडिएट भी कर सकती है? द आंसर इज यस। फॉर एग्जांपल आज एसआरके वानखेड़े स्टेडियम में बैन है कि एसआरके वानखेड़े स्टेडियम में नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने एक चौकीदार को थप्पड़ मारा था। तो एसआरके को ना आज एक मैच देखना है, उन्होंने एक एजेंट को भेजा और कहा भाई चुपचाप जाके ना तो मैच के टिकट लिया, पर उन्हें मत बताइए तो ये टिकट मेरे ब्याह पर खरीद रहा है। उन स्टेडियम वालों ने एजेंट को टिकट भेज दी और बाद में एसआर के मैच देखने पहुंच गए, वो कह रहे देखो जी टिकट है मेरे पास। तो क्या स्टेडियम वाले इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटरटेन करने से मना कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्योंकि अगर वो ये साबित कर देंगे कि उन्हें अगर एसआर के इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल है ये बात पता होती तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट करते ही ना, तो दे कैन रेपिडिएट दिस कॉन्ट्रैक्ट। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आइए फटाफट से इसके क्वेश्चंस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आ रहा है बच्चों, सबसे पहला एजेंसी का। तो ये वही राहुल ने एक ट्रांसपोर्टर हायर किया था टोमेटोज भेजने के लिए, रास्ते में लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई और उन्होंने एक प्रूडेंट मैन की तरह गुड्स को सेल किया, तो क्या यहां पर प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा? द आंसर इज यस, दिस इज एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, सुनील बोरोड अ सम ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम राजेंद्र। सुनील अपॉइंटेड राजेंद्र एज हिज एजेंट टू सेल हिज लैंड एंड ऑथराइज्ड हिम टू एप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ लोन आउट ऑफ द सेल प्रोसीड। तो बच्चों यहां पर सुनील ने ना राजेंद्र से कुछ पैसा ले रखा था। सुनील ने कहा राजेंद्र अब एक काम करो, आप मेरी ये लैंड एंड बिल्डिंग बेच दो, बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसमें से अपना लोन एडजस्ट कर लेना। तो बताओ जी क्या ये एजेंसी रिवोक हो सकती है? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन आया बच्चों, मिस्टर आहूजा ऑफ दिल्ली एंगेज्ड मिस्टर सिंह एज हिज एजेंट टू बाय अ हाउस इन वेस्ट एक्सटेंशन एरिया। मिस्टर सिंह बॉट अ हाउस फॉर ₹20 लाख इन द नेम ऑफ नॉमिनी एंड देन परचेज्ड इट फॉर हिमसेल्फ फॉर 24 लाख। तो पहले उन्होंने नॉमिनी के नाम में 20 लाख में खरीदा, फिर खुद के नाम में 24 लाख में खरीदा और फिर उन्होंने आहूजा जी को यह फ्लैट 26 लाख में बेच दिया। दैट इज एजेंट ने यहां पर ओन अकाउंट में डील किया और प्रिंसिपल को यह बात बताई नहीं। तो जैसे ही आहूजा जी को यह बात पता चलेगी, क्या वो ये बीच में जो पैसा या सीक्रेट प्रॉफिट कमाया गया क्या उसे रिकवर कर सकते हैं? आंसर इज यस। और कितना बच्चों? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए अमाउंट यहां पर रिकवर हो पाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आया बच्चों, वही क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को एक एस्टेट बेचने के लिए ऑथराइज किया था। एजेंट ने कहा जी मुझे ही बेच दो, क्यों परेशान हो रहे हो? और बाद में पता चला एजेंट ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वहां पर एक माइन छुपी हुई थी, कोल माइन थी। तो क्या यहां पर प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडिएट भी कर सकता है? द आंसर इज यस। दिस इज ऑल अबाउट आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड ऑल अबाउट बच्चों हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।